स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले राजस्थान के भौतिक प्रदेश। नया टॉपिक रहने वाला है राजस्थान ज्योग्राफी का। पिछले वीडियो में हमने देखा था राजस्थान के अवस्थिति विस्तार के बारे में डिटेल में, और साथ ही राजस्थान का सामान्य परिचय देखा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था राजस्थान की उसी टॉपिक के अवस्थिति विस्तार के ही कुछ क्वेश्चंस देखे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं ज्योग्राफी का। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। नया टॉपिक है और जिससे भी राजस्थान की ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पेंजिया पैंथालासा क्या होता है उसके बारे में, और उसके बाद हम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, मैदानी प्रदेश राजस्थान के और मैदानी भाग राजस्थान का और पठारी क्षेत्र, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की सर्वप्रथम तो हम पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। आप और हम सभी अगर जिससे सामान्य रूप से पता है राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, तो हमें पता है कि 4 भाग है राजस्थान के। अगर भौतिक प्रदेश के आधार पर देखें तो कौन से, मरुस्थल, अरावली, पठार और मैदान। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि बीसी मिश्रा, प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो 7 भागों में बांटा गया है। किसके अनुसार? बीसी मिश्रा के अनुसार। कई बार क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 7 भागों में किसने बांटा है, तो बीसी मिश्रा ने हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक का नाम भी क्या था? राजस्थान का भूगोल, यही इनकी पुस्तक का नाम था। और इसमें इन्होंने 7 भागों में बांटा था। 7 भाग कौन से वो देख लेते हैं। 2 तो मरुस्थल के ही भाग है जिसको 2 भागों में बांट दिया। मरुस्थल को एक तो शुष्क कर दिया और दूसरा अर्धशुष्क प्रदेश कर दिया। आगे जब हम मरुस्थल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मरुस्थल में हम देखेंगे मरुस्थल के 2 भाग है। एक शुष्क क्षेत्र है जो कि प्योर तरीके से मरुस्थल है, और दूसरा एक अर्धशुष्क भाग है जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है और थोड़ा बहुत हरा भरा क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं नहरी क्षेत्र। तीसरा ये भी नहरी क्षेत्र अर्धशुष्क का ही एक भाग हो जाएगा। आईजीएनपी, गंग नहर, इन सभी नहरों से सिंचित जो क्षेत्र होंगे वो क्षेत्र भी नहरी क्षेत्र में आ जाएगा। नेक्स्ट है अरावली प्रदेश, ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया हमारा। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? गंगा तुल्य मैदान जहाँ पर पाए जाएंगे नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र, वो हो गया। फिर है छठा वाला क्षेत्र हमारा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश आएगी पठारी क्षेत्र, काली मिट्टी पाई जाती है, कपास की खेती की जाती है, वो वाला क्षेत्र। और 7वां क्षेत्र है हमारा चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल नदी द्वारा जो बीहड़ क्षेत्र बने हुए हैं वो वाला क्षेत्र हो गया ये। तो इस तरह से 7 क्षेत्रों में या 7 भागों में किसने बांटा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश को? बीसी मिश्रा ने। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब हम। जलवायु व उच्चावच के आधार पर, जलवायु व उच्चावच के आधार पर हम सब जानते हैं कितने भागों में बांटा गया राजस्थान को? 4 भागों में बांटा गया। एक तो मरुस्थल हो गया हमारा, ये पूरा क्षेत्र मरुस्थल। फिर ये बीच का जो क्षेत्र हो गया वो अरावली क्षेत्र, और अरावली के बाद में यहाँ पर मैदानी क्षेत्र, और ये हमारा पूरा पठारी क्षेत्र। तो इस तरह से मैप से याद रखना है। मैप को याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है इस बारे में। अब हम कई बार पढ़ते हैं पेंजिया और पैंथालासा। क्या होता है पेंजिया और पैंथालासा? हम सबने सुना हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, कि पृथ्वी एक आग का गोला था जो बाद में धीरे धीरे ठंडा होता है। तो बाद में धीरे धीरे ठंडा होकर द्रव और तरल अवस्था में आता है, और बीच में जब ये पूरा स्थलीय क्षेत्र था, वो आज के मैप में देखते हैं हम, वर्ल्ड के मैप में तो 7 महाद्वीप अलग अलग बिखरे हुए हैं, बीच में टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। लेकिन पहले ये सारे स्थलीय भाग एक साथ में जुड़े हुए थे। जो जुड़ा हुआ भाग था स्थलीय भाग, उसे कहा जाता था पेंजिया, और बाकी का जो ये तरल भाग था उसे क्या कहा जाता था? पैंथालासा। कहा जाता है कि पेंजिया 29% भाग पर था और बाकी के 71% भाग पर पृथ्वी पर क्या था उस समय? पानी था, यानी कि जल था। तो पैंथालासा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में था? तो 71%, और पेंजिया था 29% क्षेत्र में, यानी कि स्थलीय भाग कितना था पृथ्वी का? 29%। और पेंजिया महाद्वीप फिर बाद में 2 टुकड़ों में बढ़ता है, बीच में से 2 भागों में बढ़ता है। तो एक भाग तो उत्तर की तरफ चला जाता है और दूसरा भाग दक्षिण की तरफ। बीच में 2 भाग, यानी कि 2 भाग के टुकड़े होंगे, तो बीच में दरार जैसा चीज होगी, तो दरार नुमा चीज, या फिर ये जो छोटा सा एक गलियारा जैसा बन जाता है, तो वो वहां पर क्या हो जाता है? पानी, यानी कि पानी प्रवेश कर जाएगा यहाँ पर समुद्र का, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक टेथिस सागर। क्या बन गया? टेथिस सागर। तो ये 2 भागों में बढ़ गया, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग, और बीच में क्या आ गया? टेथिस सागर। उत्तरी भाग को कहा गया लॉरेंटिया या फिर अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड हो गया और दक्षिणी भाग हो गया गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना लैंड। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे आएगा मरुस्थल किस भाग, कौन सा किस क्षेत्र का भाग है, तैतीस सागर का, अंगारा लैंड का या फिर गोंडवाना लैंड का। तो हमारा जो मरुस्थल है वो किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। म से आएगा मरुस्थल और म से ही आएगा मैदान। मरुस्थल और मैदान दोनों ही किसके अवशेष माने गए हैं? तैतीस सागर के अवशेष, तैतीस सागर के अवशेष। और प से होता है पठार और प से होता है पर्वत। पर्वत यानी कि अरावली पर्वतमाला और पठार यानी कि हाड़ौती का पठार क्षेत्र। प से ये जो दोनों है वो कहाँ के किसके अवशेष होंगे? ये दोनों स्थलीय क्षेत्र गोंडवाना लैंड के अवशेष होंगे। कहाँ के? गोंडवाना लैंड के अवशेष। अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। तो मरुस्थल और मैदान तैतीस सागर के अवशेष और पठार और पर्वत कहाँ के? गोंडवाना लैंड के अवशेष। फिर आता है कि भौतिक प्रदेश मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये बार बार आपको टॉपिक आगे जितनी भी स्लाइड्स हम देखेंगे, ये जो पूरा टॉपिक देखेंगे भौतिक प्रदेश, मेन तो यही सारी टॉप पॉइंट्स आएंगे। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो कि मध्य में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर तक विस्तृत है। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसमें जयपुर और जयपुर के आसपास के सभी जिले आ जाएंगे। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती जो क्षेत्र है वो पूरा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आएगा। ठीक है, इस तरह से मैप अपने दिमाग में रखना है। फिर यहाँ पर एक ये चार्ट है और इस चार्ट को आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करना है और बाय हार्ट याद करना है। इसमें क्या दे रखा है? प्रदेश दे रखे हैं, यानी कि कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर ये सभी जो भाग हमने चार पढ़े हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, मैदानी भाग और पठारी भाग, कितने कितने क्षेत्रफल पर है, इनका स्वरूप कितना प्रतिशत है राजस्थान में, और जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है, कितने प्रतिशत जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। फर्स्ट है मरुस्थलीय क्षेत्र। राजस्थान का अगर हम मैप देखते हैं तो सभी बड़े बड़े जो क्षेत्रफल के जो जिले हैं वे सभी मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी सर्वाधिक होगा, 61.11%। इसका स्वरूप है 58% और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 40%। क्योंकि 12 से 13 जिले मुख्य रूप से किसमें आते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर रहने के लिए तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जनघनत्व काफी कम होता है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर देखें तो कहाँ पर? मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। यहाँ पर जिले की बात नहीं हो रही है, जिले की बात होगी तो सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है जयपुर जिले में और सबसे कम जनसंख्या निवास करती है जैसलमेर जिले में। लेकिन यहाँ पर जिलों की बात नहीं हुई है, मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश की बात हुई है। तो भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है मरुस्थलीय प्रदेश में और इसका क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है, 61.11%। फिर हम बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 9% और स्वरूप है इसका 9.3% और जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर 10%। सबसे कम जनसंख्या निवास करने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है हमारा? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर बात करते हैं हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो 23% तो इसका क्षेत्रफल है राजस्थान में, इसका स्वरूप है 23.3 और 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है जहाँ पर 4 जिले आएंगे मुख्य रूप से, हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो पूरा, और यहाँ पर है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 6.89% और इसका स्वरूप है 99.3% और इसकी जनसंख्या है 11%। तो इस तरह से हमें ये पूरा चार्ट अच्छे से याद करना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। और सबसे न्यूनतम कौन सा है? 6.89 वाला, यानी कि पूर्वी पठारी प्रदेश। जनसंख्या की बात करूँ मैं तो सर्वाधिक जनसंख्या अभी हमने देखा था कहाँ पर? मरुस्थलीय क्षेत्र में, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या अरावली क्षेत्र में। ये सर्वाधिक और न्यूनतम तो अच्छे से याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये जो आंकड़े हैं इन्हें भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। बेसिक यहीं से शुरू होता है राजस्थान की ज्योग्राफी का, आगे तो कई सारे डेटा जुड़ते जाएंगे, कई सारे फैक्ट्स जुड़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग हमें करनी है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो सबसे पहले तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम में 2 नाम दिए गए हैं, एक तो है रुक्ष क्षेत्र और एक है गुर्जत्रा प्रदेश। गुर्जत्रा प्रदेश जब एक चीनी यात्री भारत यात्रा पर आता है, इसने लगभग 73 देशों की यात्रा की थी और इसे यात्रियों का पंडित या फिर यात्रा का राजकुमार कहा जाता है। चीनी यात्री था और ये चीनी भाषा का प्रयोग किया और इसने गुर्जत्रा प्रांत में आकर भ्रमण किया था, इसलिए इस क्षेत्र को, मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या नाम दिया था? गुर्जत्रा प्रदेश। फिर उसके बाद में ये जो रुक्ष क्षेत्र किसने कहा था? तो रुक्ष क्षेत्र कहा था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा कहा गया था। फिर हम बात करते हैं कि उत्पत्ति, कई बार इसका युग पूछा जाता है कि हमारा जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है किस युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी लेटर प्लेस्टोसीन युग में, यानी कि उत्तर प्लेस्टोसीन युग में। हिंदी में बोले तो उत्तर प्लेस्टोसीन युग में। ये कहाँ का अवशेष था? हमने अभी देखा है मरुस्थल और मैदान कहाँ का अवशेष माना गया है? तैतीस सागर का अवशेष माना गया है। और साथ ही प से आता है पठार और प से होता है पर्वत। तो पठार और पर्वत किसका अवशेष? गोंडवाना लैंड का अवशेष। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर है? तो अभी हमने चार्ट में देखा था 61.11% और इस
और इसका हम अगर आंकड़ा देखें तो कितना होगा, 3/5 भाग पर राजस्थान के 3 बटा भाग, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,249 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका 3/5 या फिर 3/5 भाग पर क्या है, मरुस्थल है। फिर है राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या भी निवास करती है। कितनी, 40%। कुल कितने जिले हैं, लगभग 12 जिले हैं। कौन कौन से जिले वो हम आगे देखते हैं। एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से जिले होंगे। फिर है जलवायु के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग जहां पर 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और दूसरा भाग है जहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। 20 से 25 यानी कि बिल्कुल कम नगण्य वर्षा होती है। लगभग पूरे साल में 5 से 7 दिन मुश्किल से वर्षा होती है। वो क्षेत्र शुष्क क्षेत्रों का, बिल्कुल शुष्क रेतीला मरुस्थल। और 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, अर्धशुष्क प्रदेश। मिट्टी यहाँ पर कैसी होगी, रेतीली बलुई मिट्टी होगी। इसकी मिट्टी के जो कण होंगे वो बड़े बड़े आकार के होंगे। जैसे पानी डालेंगे मिट्टी पानी सोख लेगी और बिल्कुल भी गीली नहीं होगी मिट्टी। तो यहाँ पर कौन सी मृदा, रेतीली बलुई मृदा पाई जाएगी। ये रही हमारी ट्रिक। यहाँ पर पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के जिले हैं कौन से, 12 जिले हैं। 12 जिले में हमारे गजोधर सिंह के बाबूजी पान पर चूना लगाते हैं। हमारे गजोधर सिंह है एक, जिनके बाबूजी पान पर चूना लगाते हैं। ह से हनुमानगढ़, ग से गंगानगर, जोध से जोधपुर, सी से सिक्कर, फिर के से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बा से बाड़मेर, ब से बीकानेर, जी से 3 जिले हमारे कौन से, जैसलमेर, जालोर और झुंझुनू। जी से 3 जिले हमारे, जैसलमेर, जालोर और झुंझुनू। पा से पाली, चू से चूरू और ना से नागौर। वैसे यहाँ पर ट्रिक याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हमें अगर मैप अच्छे से पता है तो हम ऊपर से चलेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 जिले हमारे, फिर उसके बाद में बीकानेर हमें पता है मुख्य मरुस्थल में आएगा। उसके पास चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये जो पूरा बेल्ट है, ये जो 3 जिले हैं मिलकर कौन सा क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र। तो यहाँ पर 3 जिले याद रखने से पहले हमें शेखावटी याद रखना है। शेखावटी क्षेत्र आते ही हमारे दिमाग में ये 3 जिले आ जाएंगे, कौन से, चूरू, झुंझुनू और सीकर। फिर आगे बढ़ते हैं मैप में, तो नागौर के पास में जोधपुर, जोधपुर के पास में पाली, और पाली के नीचे 2 जिले हैं, जालोर और, फिर इधर मुख्य रूप से मरुस्थल में आते हैं जैसलमेर हमें पता ही है, और बाड़मेर हमें पता ही है। तो ये इस तरह से हो गया हमारा पूरा ये वाला बेल्ट, कौन सा, मरुस्थलीय क्षेत्र में आने वाले 12 जिलों वाला। तो इधर के सारे पश्चिमी क्षेत्र के जितने भी जिले हैं वो सारे कौन से हो जाएंगे, हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र के जिले। अगर आपको ट्रिक याद रखनी है तो आपके पास ट्रिक भी है, और अगर आपको मैप से याद होता है तो वो और भी ज्यादा अच्छा होगा, ट्रिक से भी बेटर होगा। तो आप मैप से याद रखिए, अदरवाइज आपके पास में ट्रिक का ऑप्शन भी है। फिर इसके एक वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णन के अनुसार रेगिस्तान का प्रसार 5 जिलों में और हो चुका है वर्तमान में। कौन कौन से जिले, जयपुर, अलवर, अजमेर, सिरोही और राजसमंद। यानी कि जो मरुस्थल है वो पूर्व दिशा में बढ़ता जा रहा है। मरुस्थल का प्रसार राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रसार को रोकने के लिए कई सारे उपाय भी बताए गए हैं। उन सब के बारे में हम आगे मरुस्थल की जो समस्याएं पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, उसका निवारण क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें बस इतना याद रखना है कि डॉक्टर कृष्णन के अनुसार राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार 5 और नए जिलों में हो चुका है। कौन कौन से जिले, जयपुर, अलवर, अजमेर, सिरोही और राजसमंद। यहाँ पर सिरोही नहीं आएगा। सिरोही क्षेत्र वर्तमान में मरुस्थलीय क्षेत्र में पूर्ण रूप से नहीं आया है, खाली यहाँ पर विस्तार हो चुका है। तो यहाँ पर सिरोही हमें याद नहीं रखना है, केवल पाली और पाली के आगे जालोर वाला तक ही याद रखना है। इस तरह से ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में भी आता है सिरोही, तो सिरोही को हमें यहाँ पर याद नहीं रखना है। सिरोही मुख्य रूप से राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जो कि 12 जिले हैं जिसमें उसमें नहीं आता है। क्या नहीं आता है, सिरोही नहीं आता है। यहाँ पर सी से सिक्कर है तो सिक्कर को ही याद रखना है, यानी कि शेखावटी के 3 जिले ही याद रखने हैं, स से सिक्कर। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग को फिर 2 भागों में बांटा गया है, और कौन कौन से भागों में बांटा गया है, रेतीला शुष्क मैदान और राजस्थान का बांगर जिसे कि अर्ध शुष्क मैदान कहा जाता है। अब यहाँ पर ये मरुस्थल जो कि किसका भाग माना गया है, टेथिस सागर के अवशेष माना गया है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क क्षेत्र जिसमें जलवायु के आधार पर देखें तो वर्षा कितनी 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच, और एक है अर्ध शुष्क क्षेत्र जिसमें जलवायु के आधार पर देखें तो कितनी वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। अब इस शुष्क क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक है बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त यानी कि बालू के स्तूप पाए जाते हैं जहाँ पर, और मुक्त यानी कि जहाँ पर पथरीली चट्टानें पाई जाती है, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। और अर्ध शुष्क को फिर 4 भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क क्षेत्र को कौन कौन से, गग्गर क्षेत्र, ये ऊपर का पूरा हमारा गग्गर क्षेत्र, 2 जिले आ जाएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़।
फिर उसके बाद में शेखावटी क्षेत्र में यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन से 3 जिले, चूरू, सीकर और झुंझुनू। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कौन सा, नागौर उच्च भूमि, नागौर हाईलैंड्स, नागौर और नागौर के आसपास का क्षेत्र, और गोंडवाना लैंड या फिर लूणी नदी। यहाँ अजमेर नाग पहाड़ी से लूणी नदी निकलती है और ये पश्चिमी मरुस्थल अर्धशुष्क में बहते हुए आगे जाके कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। और इसका जो आसपास का क्षेत्र होगा, लूणी नदी के आसपास का जो बेसिन होगा, वो किस क्षेत्र में आएगा, गोडवाड़ क्षेत्र में आएगा। और ये गोडवाड़ किसका भाग है, तो बांगर या फिर अर्धशुष्क राजस्थान का भाग है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे मरुस्थल के 2 भाग जो कि शुष्क और अर्धशुष्क है। शुष्क में बालू का स्तूप मुक्त कौन सा क्षेत्र है, युक्त कौन सा है, कितना प्रतिशत मुक्त है, कितना प्रतिशत बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। ये जो 4 हमने देखे हैं अर्धशुष्क के भी 4 पॉइंट, गग्गर क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और गोडवाड़ लैंड, इनकी क्या विशेषता है, इनमें कौन कौन से जिले आते हैं, वो सभी देखेंगे। और उसके बाद में हम अरावली के बाद मैदानी प्रदेश, और अरावली के बाद मैदानी प्रदेश के बाद में हम पढ़ेंगे पठारी क्षेत्र, और फिर उसके बाद में हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य हमने परिचय देखा था, भौतिक प्रदेश का परिचय हमने देखा था। अब हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश में हमने अब तक देखा था कि इसके 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क जो कि प्योर मरुस्थल है, जिसमें पूरा मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र है, और दूसरा एक हमने देखा था जो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का जो भाग था, जो कि अर्धशुष्क था। वहां पर अर्धशुष्क क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है, आदि काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये रेतीला शुष्क मरुस्थल था, वहां पर प्योर मरुस्थल पाया जाता है। तो यहाँ पर वापस इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग, बालू का स्तूप युक्त मुक्त, और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं हम कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कौन सा है। फिर उसके बाद हम अर्धशुष्क राजस्थान देखेंगे। अर्धशुष्क राजस्थान को ही बांगर भी कहा जाता है, और अर्धशुष्क मरुस्थल या अर्धशुष्क राजस्थान के वापस 4 भाग है। कौन कौन से, गग्गर क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ यानी कि लूणी बेसिन का जो आसपास का क्षेत्र है, वो ये चारों पढ़ने के बाद यहाँ पर मरुस्थल टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम आगे भौतिक प्रदेश में दूसरे जो भाग है राजस्थान में पाए जाते हैं, अरावली है, पठार है, मैदान है, वो सब पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि राजस्थान में जो रेतीला और शुष्क मैदान है, उसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में तो कई सारे बालू का स्तूप जो होंगे, उसके आकृति के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप देखेंगे, जैसे कि बरखान किस शेप का होता है, कैसे बनता है, कहाँ का प्रसिद्ध है। फिर हम देखेंगे कि उसके बाद अनुप्रस्थ कैसा होता है, अनुदैर्घ्य कैसा होता है, पैराबोलिक क्या होता है, तारानुमा जो बालू का स्तूप होता है उसकी आकृति कैसी होती है, ये सब देखेंगे। और बालू का स्तूप मुक्त क्या होता है, मुक्त यानी कि राजस्थान में जो मुख्य मरुस्थल है, रेतीला शुष्क मैदानी क्षेत्र जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर पथरीली चट्टानें पाई जाती है। तो मरुस्थल में ऐसा क्षेत्र जहां पर पथरीली चट्टानें पाई जाती है, वो क्षेत्र कौन सा होगा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। मुक्त से यहाँ पर तात्पर्य है बालू का स्तूप ना होकर वहां पर क्या पाए जाते हैं, पथरीली चट्टानें पाई जाती है। और ऐसा क्षेत्र कहाँ पर है, जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी क्षेत्र, इसी को जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी क्षेत्र भी कहा जा सकता है, और इसी को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी कहा जाता है। ये यहाँ पर हम इसको डायग्राम में, मानचित्र में भी देख सकते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र केवल इतना सा है, जैसलमेर और बाड़मेर में कुछ चट्टानी क्षेत्र आ रहा है, बाकी का जो पूरा है वो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र होगा, बालू का स्तूप युक्त। यहाँ पर हम देखते हैं कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में कौन कौन सा होता है। बरखान, सबसे पहला बरखान कैसा होता है, ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है, सर्वाधिक गतिशील होता है, यानी कि ये जल्द से जल्द जो मरुस्थल है उसको विस्तार करता जाता है, उसको आगे बढ़ाता हुआ जाता है, तो इसलिए सर्वाधिक गतिशील होता है और अर्धचंद्राकार होता है। कई बार इसमें पूछा जाता है कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को राजस्थान में क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बरखान कहा जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये, तो ये गांव है चूरू का भालेरी गांव के जो बरखान है वो प्रसिद्ध है राजस्थान में। और सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बरखान। और इनसे सर्वाधिक हानि होती है क्योंकि ये मरुस्थल का विस्तार करते जा रहे हैं। अगर मरुस्थल का विस्तार निरंतर होता गया और पूरे राजस्थान में मरुस्थल हो गया, तो कहाँ पर फसलें वगैरह कहाँ पर होगी, जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड है पूरी इकोनॉमी, हमारी राजस्थान की अधिकतर इकोनॉमी, वो कैसे डेवलप होगी। इस तरह से अगर सब जगह बालू का स्तूप बनते गए तो इसलिए ये हानिकारक होते हैं। कौन से, बरखान। फिर है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य में क्या होता है कि पवनों की दिशा के समानांतर बहते हैं, यानी कि पवन इस दिशा में बह रही है तो बालू का स्तूप भी इसी दिशा में बनते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। और दूसरे हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप समकोण दिशा में बनते हैं। अगर पवन इस दिशा में बह रही है तो बालू का स्तूप इस दिशा में बनते हुए जाएंगे, इस दिशा में ऐसे ऐसे बनते हुए जाएंगे बालू का स्तूप। तो समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप तो अनुप्रस्थ, और समानांतर दिशा में बनने वाले
जो स्तूप होंगे वो क्या कहलाएंगे, अनुदैर्य। अनुदैर्य कहाँ के प्रसिद्ध है, जैसलमेर के, और वहीं अनुप्रस्थ हमें याद रखना है कहाँ के, बाड़मेर के। बरखान प्रसिद्ध कहाँ के हैं, भालेरी गांव चूरू के, और सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, शेखावटी क्षेत्र में। यहाँ पर अनुदैर्य कहाँ पर, अनुदैर्य जैसलमेर में, और अनुप्रस्थ बाड़मेर में। ये समकोण और ये अनुदैर्य समानांतर, और अर्धचंद्राकार कौन से, तो बरखान। फिर है पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसे होते हैं, महिलाओं की जो पिन होती है, हेयर पिन, उस आकृति के जो बालू के स्तूप होते हैं उन्हें कहा जाता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू के स्तूप जो होते हैं वो कौन से, बड़ी झाड़ियों के सहारे निर्मित होते हैं। यानी कि यहाँ पर एक कोई भी पेड़ है या छोटी सी झाड़ी, पेड़ तो बड़ा पेड़ होगा नहीं मरुस्थल में, लेकिन कोई छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है इन पर धीरे धीरे बालू जमा होती जाती है, रेतीली मृदा जमा होती जाती है, और एक समय आता है कि ये इसको पूरा इसे कवर कर लेती है। तो इनके सहारे जो बालू का स्तूप निर्मित होते हैं, किसके सहारे, झाड़ियों के सहारे जो बालू का स्तूप निर्मित होते हैं, या किसी की अवरोध के सहारे कोई बालू का स्तूप निर्मित होता है, उसे क्या कहा जाता है, पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसका आकार कैसा होता है, महिलाओं की हेयर पिन के समान होता है, और संपूर्ण मरुस्थल में इसी प्रकार के पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर है तारा बालू का स्तूप। तारा नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी आकृति कैसी होगी, तारानुमा होगी, जो कि स्टार होता है। स्टार शेप के जो बालू का स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तारा बालू का स्तूप। और ये इनका विस्तार सर्वाधिक कहाँ पर है, मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, इन सब में। ठीक है, सभी प्रकार के अब तक हमने जितने भी बालू का स्तूप देखे हैं, बरखान, अनुदैर्य, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, तारानुमा बालू का स्तूप, ये सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पर, कौन से जिले में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जोधपुर जिले में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बरखान बालू के स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, या सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध है, तो भालेरी गांव चूरू का, लेकिन शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। चूरू शेखावटी क्षेत्र में ही आता है, तो पर्टिकुलर अगर गांव आए तो भालेरी गांव याद रखना है, बाकी क्षेत्र पूछे तो शेखावटी क्षेत्र याद रखना है। किस आकृति के होते हैं, तो ये अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं, बरखान, बरखान के आगे हम लिख देते हैं इसकी आकृति अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, और इसके आगे लिख देते हैं क्षेत्र, तो क्षेत्र है शेखावटी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुदैर्य। अनुदैर्य, अनुदैर्य बालू का स्तूप, ये समानांतर, पवन के समानांतर निर्मित होते हैं। ठीक है, और कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर, जैसलमेर। फिर उसके बाद देखते हैं हम अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ समकोण पर, समकोण पर बनते हैं, पवन के समकोण पर, और कहाँ के, बाड़मेर, बाड़मेर जिले के प्रसिद्ध है। या सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था पैराबोलिक। पैराबोलिक जो है वो किसी झाड़ी के सहारे बनता है, ठीक है, या किसी अवरोध के सहारे बनता है। और पैराबोलिक की आकृति कैसी होती है, महिलाओं की हेयर पिन के समान, महिलाओं की हेयर पिन के समान। और कहाँ का प्रसिद्ध होगा ये, तो ये संपूर्ण मरुस्थल में, संपूर्ण मरुस्थल में ये पाया जाता है। कौन सा, पैराबोलिक बालू का स्तूप। और एक और इसके नीचे ही आप ऐड कर दीजिएगा, मैं इधर लिख देती हूँ, तारा बालू का स्तूप। इसकी आकृति तारानुमा स्टार शेप का होता है, ये ऐसा। और सर्वाधिक कहाँ का, ये पोखरण, मोहनगढ़, पोखरण, मोहनगढ़ और सूरतगढ़, सूरतगढ़ में। ठीक है, और ये जो सभी बालू का स्तूप, सभी कहाँ के, कहाँ पर पाए जाते हैं, सभी जोधपुर में। सभी बालू का स्तूप सभी कहाँ पर पाए जाते हैं, अलग अलग शेप के, जोधपुर में। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ हमने देखा था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब हम देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। अब हम देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो यहाँ पर तीन, एक मुख्य रूप से हमें यहाँ पर तीन चीजें याद रखनी है, तीन यहाँ पर शॉर्ट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है। इहरे, हमें ऐसे याद रखना है, इहरे। अब इहरे एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। बालू का स्तूप मुक्त में जो आकृति पाई जाती है उसको याद रखने की। ई से है इर्ग, ह से है हम्माद, और रे से है रेग। ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना है। अब कई बार पूछा जाता है कि हम्माद क्या है। हम्माद रेतीले मरुस्थल में जो पाई जाने वाला बालू का स्तूप है, या रेतीला क्षेत्र है, या फिर चट्टानी भाग है, या फिर चट्टानी रेतीला दोनों मिक्स है। तो यहाँ पर हमें इहरे याद रखना है। इहरे से, ई से है रेतीला क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र। हम्माद से है, ह से है हम्माद, और हम्माद का मतलब है पथरीला मरुस्थल। यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, या जहां पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, हम्माद। रेग, रेग यानी रेतीला प्लस पथरीला, रेतीला प्लस पथरीला दोनों मिक्स, मिश्रित क्षेत्र। कौन सा, रेतीला प्लस पथरीला मिश्रित क्षेत्र कौन, क्या कहलाएगा, रेग। तो इस तरह से याद रखना है। यहाँ पर इर्ग वनस्पति रहित क्षेत्र, रेतीला मरुस्थल सर्वाधिक विस्तार, यहाँ पर सम क्षेत्र जहाँ पर एक भी वनस्पति नहीं है, बिल्कुल वनस्पति जीरो वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, कौन सा, समगाम। और कहाँ पर है, जैसलमेर में। धोरों के लिए प्रसिद्ध है, वही बालू के स्तूप आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है इर्ग, इसे कहा जाता है इर्ग।
किसे कहा जाता है? रेतीले मरुस्थल को। फिर उसके बाद में हमने बात की थी हम्माद। तो हम्माद क्या था? पथरीला मरुस्थल, जहाँ पर चट्टानी भाग पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, वो कौन सा होगा? हम्माद कहेंगे उसको, ठीक है। और जहां पर पथरीला क्षेत्र भी होगा और रेतीला क्षेत्र भी होगा, दोनों मिक्स होगा, उसे क्या कहा जाएगा? रेग। यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्रित मरुस्थल, जहां पर पथरीला और रेतीला दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि दरियन किसे कहा जाता है? दरियन क्या होता है? भ्रमणशील बालू का स्तूप। जैसे कि बालू का स्तूप एक आज यहाँ पर है, तो कल पवन इस दिशा में बहेगी तो ये बालू का स्तूप यहाँ चला जाएगा, फिर और पवन आगे की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ तक चला जाएगा। तो इस तरह से जो भ्रमणशील बालू के स्तूप होते हैं उन्हें मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। और इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जैसलमेर में होता है। फिर एक पॉइंट आता है कि कारवा या घासी, ये क्या होता है? क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है कि कारवा या घासी क्या होता है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फिर वहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पथरीला मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है, भ्रमणशील बालू का स्तूप है, या फिर क्या है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कारवा जो होता है वो क्या होता है कि दो बालू और इन दो बालू के बीच में जो मार्ग होता है, जो जहां पर ऊंट अपनी सवारी वगैरह लेकर चलते हैं, वो कौन सा क्षेत्र? उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कारवा या फिर घासी। दो बालू का स्तूप के मध्य ऊंट गुजरने का मार्ग जो विस्तार होता है वो क्या कहलाता है? कारवा या फिर घासी। आपने कई सारी वीडियोस वगैरह में देखा होगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर वगैरह की वीडियो में देखा होगा, या फिर आप अगर कहीं कभी घूमने भी गए हो जैसलमेर तो आपको पता होगा कि जैसलमेर में पूरे ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, सब तरफ रेत ही रेत होती है, बालू के स्तूप बने होते हैं और वहां पर बीच में ऊंट की सवारी वगैरह होती है। तो वो जो क्षेत्र होता है जहां पर ऊंट चल सकता है, वहां पर उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कारवा या फिर घासी। अब यहां तक हमने पढ़ा था राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें भी शुष्क क्षेत्र, और शुष्क क्षेत्र को हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो प्योर राजस्थान का रेतीला मरुस्थल, ठीक है, रेतीला मरुस्थल में भी कौन सा? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और दूसरा हमने देखा था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। मुक्त क्षेत्र में ज्यादा कुछ खास चीज नहीं थी, खाली उसमें एक हम्माद याद रखना है जिसको हम पथरीला मरुस्थल कहा जाता है, यानी कि वहां पर पथरीली चट्टाने पाई जाती है। और वो क्षेत्र कौन से जिलों में आता है? तो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में जो चट्टानी संरचना पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? हम्माद। और हम्माद मतलब पथरीला मरुस्थल, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने धरियन देखा था। धरियन को जैसलमेर या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में धरियन किसे कहा जाता है? इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो भ्रमणशील जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें धरियन कहा जाता है। कारवा क्या होता है? तो कारवा ऊंट जब 2 बालू का स्तूप के बीच में चलने का जो उसका रास्ता होता है उसे क्या कहा जाता है? कारवा या फिर घासी। तो इस तरह से हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि अर्ध शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर मरुस्थल के 2 भाग देखे थे, एक तो शुष्कतम मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्कतम। अब अर्ध शुष्कतम क्योंकि इसमें स्टेपी जलवायु पाई जाती है, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, यानी कि थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। दूसरा यहाँ पर आईजीएनपी गंग नहर जैसी बड़ी बड़ी 2 नहरें हैं, तो उनसे सिंचित क्षेत्र है, तो उससे भी काफी प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ पर फसलें काफी अच्छी होती है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि घग्गर नदी का जो बेसिन है वो पूरा एरिया 2 जिले कवर करता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर वर्तमान में फसल उत्पादन में नंबर 1 पर आते हैं, तो इसलिए इतना डेवलप एरिया है वो कृषि के क्षेत्र में। तो इसलिए यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश होगा ये, यहाँ की यानी कि पूर्ण रूप से ये शुष्क नहीं होगा। अर्ध शुष्कतम क्षेत्र में जलवायु ऐसी पाई जाएगी जैसे कि पश्चिमी मरुस्थल में होगी, इस तरह से। और लेकिन यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश भी हो जाएगी 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच। तो इसको वापस 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और गोंडवाना प्रदेश। तो घग्गर बेसिन कहाँ पर है? हम मैप में देखते हैं, ऊपर की तरफ है, ये है घग्गर बेसिन का एरिया, यहाँ पर गंगानगर और ये हनुमानगढ़ 2 जिले कवर कर रहा है। फिर यहाँ पर है शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश में हमें पता है 3 जिले आएंगे, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इस क्षेत्र का को क्या कहा जाएगा? शेखावटी अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर उसके बाद में आगे हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर है नागौर उच्च भूमि, नागौर हाईलैंड्स। नागौर उच्च भूमि जो है वहां पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि नागौर उच्च भूमि को उच्च भूमि में कैसे क्यों कहा जाता है, यहाँ की क्या विशेषता है, ये सब। लूणी बेसिन, चौथा भाग कौन सा है? लूणी बेसिन, और उसी को क्या कहा जाता है? गोंडवाना प्रदेश। लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन निकलती है कहाँ से? अजमेर नाग पहाड़ी से। फिर यहाँ से निकलते हुए ये जोधपुर, पाली, बाड़मेर आदि जो राजस्थान के जिले उनमें प्रवाहित होती हुई आगे कच्छ के रण में अपना जल डालती है। लेकिन इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? अपवा क्षेत्र जो होगा इसके आसपास का, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? गोंडवाना प्रदेश। और ये गोंडवाना प्रदेश किसका भाग है? तो अर्ध शुष्कतम मरुस्थल का भाग है। 4 भाग हमने देख लिए मैप में कहाँ कहाँ पर है। हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि घग्गर बेसिन नाम आते ही हमें क्लिक होना चाहिए कि मैप में सबसे ऊपर के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर शेखावटी बेसिन, उसके नीचे नागौर उच्च भूमि, और फिर लूणी बेसिन, यानी कि लूणी बेसिन को क्या कहा जाता है? गोंडवाना प्रदेश। अब घग्गर बेसिन का विस्तार, घग्गर बेसिन का विस्तार हमने अभी देखा है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में है।
इसका प्राचीन नाम कई बार पूछा जाता है योद्धे। कई बार क्वेश्चन आया है कि योद्धे कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र योद्धे के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन समय में गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था वो योद्धे नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसी को नाली, इसी नदी को क्या कहा जाता है, नाली, नट, पाट, सोतर और लेटी हुई और नृत्य नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी। क्यों, क्योंकि ये वर्तमान में अंतः प्रवाह वाली नदी हो गई, यानी कि भूमि के अंदर लुप्त हो चुकी है ये नदी। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लेटी हुई, सोतर, नृत्य, नाली, नट, पाट, ये सब क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, घग्गर नदी। और ये नदी कहाँ से अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है, आगे सूरतगढ़ तक अपना जल प्रवाहित करती है, गंगानगर तक, फिर आगे अगर इसका जल अधिक होता है और बाढ़ की अवस्था में जब ये नदी होती है तो आगे पाकिस्तान तक ये नदी प्रवाहित हो जाती है और यहाँ पर इसे हकरा नदी कहा जाता है, हकरा नदी। और कहाँ तक अपना जल लेकर जाती है, बाढ़ की अवस्था में। बाकी ये नदी सूरतगढ़, गंगानगर में ही लुप्त हो जाती है बाकी, लेकिन अगर बाढ़ की अवस्था में ये नदी और अपना जल उफान पर है इसका, तो ये हकरा नदी के नाम से जानी जाती है पाकिस्तान में। और कहाँ तक, फोर्ट अब्बास तक अपना जल लेकर जाती है। पाकिस्तान का एक क्षेत्र है फोर्ट अब्बास, और फोर्ट अब्बास में इसे क्या कहा जाता है, हकरा नदी। तो इसी नदी के आसपास का जो ये क्षेत्र होगा गंगानगर और हनुमानगढ़ में, इस नदी के आसपास का जो बहाव क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। वहां पर मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर ऊपर से आईजीएनपी गंग नहर भी आती है, 2 नहरें भी आती है, तो वहां से सिंचाई और अच्छी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर गेहूं, चावल इत्यादि की सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। आगे हम जब कृषि वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। इसीलिए इससे राजस्थान का अन्न का भंडार कहा जाता है। किस जिले को, श्री गंगानगर जिले को। और श्री गंगानगर में भी रामनगर जिले को, रामनगर नामक स्थान को कहा जाता है अन्न का भंडार। राजस्थान में अन्न का भंडार किसे कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है, जहां पर सर्वाधिक अन्न उगता होगा, अनाज का उत्पादन सर्वाधिक होता होगा, कौन सा जिला, श्री गंगानगर जिला। क्यों होता है उससे भी हमें पता चल गया। ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र वाला बेसिन है, दूसरा यहाँ पर आईजीएनपी जो गंग नहर, ये 2 बड़ी बड़ी नहरें हैं, तीसरा यहाँ पर ये पंजाब बॉर्डर लगता है। तो पंजाब से जो हाइब्रिड बीज वगैरह होते हैं, जो टेक्निक्स होती है कृषि करने की, वो सारी टेक्निक्स यहाँ से जुड़े हुए होते हैं ये लोग पंजाब से। तो पंजाब से ये सारी टेक्निक्स को बोरो करते हैं, इन टेक्निक्स को समझते हैं, अच्छी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर आगे सेकंड हम देखते हैं शेखावटी बेसिन। शेखावटी बेसिन में हमें पता है 3 जिले आएंगे। शेखावटी क्षेत्र जब भी कहीं पर भी नाम आए, चाहे बोली हो शेखावटी, शेखावटी नृत्य हो, शेखावटी बेसिन हो, कुछ भी हो, तो हमें 3 जिले दिमाग में आने चाहिए। कौन से, सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, यहाँ पर शेखावटी की 5 जागीरें हैं, जहां पर जिनका नाम मलसीसर, मांडवा, उड़लोद, बिसाऊ और नवलगढ़ बीड़, ये 5 जागीरें आएगी किसमें, शेखावटी बेसिन में। यहाँ पर घास के मैदान, पशु चारागाह, जोहड़ और नाड़ा। जोहड़ और नाड़ा क्या होता है, यहाँ पर जो झीलें होती है, अस्थायी झीलें वर्षा के पानी से निर्मित, उन्हें कहा जाता है जोहड़ या फिर नाड़ा। कट। यहाँ पर जोहड़ और नाड़ा क्या होता है, तो जोहड़ क्या किसे कहा जाता है, कच्चे कुओं को कहा जाता है, कच्चे कुओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोहड़। कई बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। शेखावटी में जल संरक्षण का स्रोत है जोहड़, और इसे ही क्या कहा जाता है, कच्चे कुएं। ठीक है, जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह अलवर के हैं। जोहड़ वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, राजेंद्र सिंह, और ये कहाँ के हैं, अलवर के हैं। ठीक है, तो शेखावटी क्षेत्र में हमने पढ़ लिया क्या होता है यहाँ पर। एक तो मेन हमें ये जोहड़ याद रखना है, और दूसरा यहाँ पर घास के मैदान जहाँ पर पशु चारागाह इत्यादि करवाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र का नाम शेखावटी क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर आमेर के शासक राव शेखा, आमेर के शासक का नाम क्या था, शेखा, और शेखा ने यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र बसाया, इसलिए उनके नाम पर क्या नाम पड़ गया, शेखावटी नाम पड़ गया। ठीक है, तो आमेर के शासक शेखा ने यहाँ इस क्षेत्र की स्थापना। नेक्स्ट है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक है, ये अजमेर से लेकर नागौर तक की जो क्षेत्र है, नागौर से अजमेर तक का जो यहाँ पर एक ऐसी पट्टी नुमा क्षेत्र पाया जाता है जिसे कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी भी कहा जाता है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड का सर्वाधिक जमाव है। ये जो पूरा बेल्ट है नागौर से अजमेर के बीच में, यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो पानी होता है उसमें नमक अत्यधिक होता है, इसलिए वहां पर जो लोग होते हैं वहां पर उन लोगों की कुबड़ निकल आती है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहा जाता है। और यहाँ पर नागौर से बीकानेर के मध्य जो पट्टी है
वहां पर जिप्सम का जमाव अत्यधिक पाया जाता है। मकराना का जो मार्बल होता है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो मकराना कहाँ पर है? नागौर में, और मार्बल संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मंगलोर नागौर जो है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जायल नागौर जो है वो फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। ये नागौर के 3 मुख्य स्थान है जो हमें याद रखना है कि मकराना नागौर पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है या क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। मंगलोर कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए। और जायल किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये आगे हम देखेंगे कि सपाद लक्ष्य और अजमेर व नागौर का जो क्षेत्र है, या सपाद लक्ष्य यानी कि सांबर के आसपास का क्षेत्र, थोड़ा बहुत अजमेर का, और मुख्य रूप से नागौर का जो क्षेत्र है वो किसमें आएगा? नागौर उच्च भूमि में आएगा। ठीक है, राजस्थान में औजारों का शहर किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी हार्ट किस साइड में होता है? इस साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट साइड में राजस्थान का भी अगर हम देखें तो ये राजस्थान का मैप है, और राजस्थान का लेफ्ट कौन सा है? यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल हार्ट की जगह पर ही क्या है? अजमेर, अजमेर जिला है। तो इसीलिए राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर जिले को। और औजारों का शहर, जहां पर सर्वाधिक औजार निर्मित होते हैं, वो वाला शहर भी कौन सा है? नागौर है। नेक्स्ट हम देखेंगे गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश मैंने अभी बताया था कि लूणी नदी और लूणी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, या लूणी नदी का बहाव क्षेत्र के आसपास का जो भी क्षेत्र है, वो सब किस में आएगा? गोडवाड़ क्षेत्र में आएगा, या लूणी बेसिन कहेंगे। लूणी बेसिन को ही गोडवाड़ क्षेत्र भी कहा जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से जिले में विस्तार है इसका? जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालोर। वर्तमान नाम क्या है? लूणी बेसिन। पहले किस नाम से जाना जाता था? गोडवाड़ प्रदेश। रोही मैदान क्या होता है? रोही मैदान मतलब होता है कि ये जो लूणी नदी और अरावली, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है और यहाँ से अजमेर से निकलती है लूणी नदी, ये लूणी नदी वाला पूरा बेसिन है, तो इसके बीच का जो मैदानी भाग है उसे क्या कहा जाता है? रोही। ठीक है, फिर आगे है 56 पहाड़ियां। अब 56 पहाड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, बालोतरा और सिवाना के मध्य। बाड़मेर में बालोतरा से सिवाना के मध्य की जो पहाड़ियां हैं वो 56 पहाड़ियां। यहीं पर क्वेश्चन आता है 56 नदी नाले, ये 56 का मैदान, 56 का मैदान, 56 का मैदान कहाँ का प्रसिद्ध है? वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के मध्य, और माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो भी कह सकते हैं हम। यहाँ पर 56 नदी नालों का समूह, इसलिए इसे 56 का मैदान कहा जाता है। और ये 56 पहाड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है या पर्वत कहाँ के हैं? तो बाड़मेर में। बाड़मेर में भी कहाँ पर? बालोतरा, सिवाना के मध्य। नाकोड़ा पर्वत सबको पता है, मेवानगर, और मेवानगर कहाँ? बाड़मेर में। फिर पार्श्वनाथ जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और ये मेवानगर, मेवो के लिए प्रसिद्ध है। फिर है पीपलूद गांव, बाड़मेर। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का लघु माउंटेन या लघु माउंट आबू, मारवाड़ का लघु माउंट आबू कौन सा क्षेत्र? पीपलूद गांव, बाड़मेर। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का मारवाड़ का लघु माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहाँ पर है? तो पीपलूद गांव, बाड़मेर, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान है। फिर हम देखते हैं तिलवाड़ा, बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राव मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी एक लोक देवता है राजस्थान के, यहाँ पर इनके नाम से पशु मेला लगता है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे कारण ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। मल्लीनाथ जी जो लोक देवता है वो कहाँ के हैं या कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो उनका संबंध किस जिले से है? तो बाड़मेर में, और बाड़मेर में भी कहाँ? तिलवाड़ा से। जशवंतपुरा की पहाड़ियां। अब जशवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो माउंट आबू का पश्चिमी क्षेत्र, माउंट आबू का पश्चिमी क्षेत्र जो कि कहाँ तक विस्तृत है? जालोर तक। तो माउंट आबू के पश्चिमी क्षेत्र से जालोर तक विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जालोर की सर्वोच्च चोटी डेरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर, और पश्चिमी राजस्थान की ये सर्वाधिक या सर्वोच्च चोटी है। हम सबको अरावली की तो पता है, मरुस्थल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी मरुस्थल की सर्वोच्च चोटी जालोर में है, जिसका नाम है डेरा पर्वत, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध हमें पता है जालोर सिटी, जालोर सिटी को ग्रेनाइट सिटी, सर्वाधिक ग्रेनाइट का खनन किया जाता है यहाँ पर। सांचौर बेसिन कहाँ पर है? जालोर में, और इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। पंजाब क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का बहाव क्षेत्र है। पंजाब का मतलब ही क्या होता है? 5 नदियों का आव, 5 नदियों का आव, यानी कि 5 नदियों के बीच बना हुआ क्षेत्र कौन सा? पंजाब। तो राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर, जालोर को। नीला शहर, ब्लू सिटी, सबको पता है, ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को। पिंक सिटी जयपुर को, लेक सिटी उदयपुर को। इस तरह से ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं पश्चिमी मरुस्थल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल की केवल नुकसान ही नहीं है, कुछ अच्छाइयां भी है। यहाँ पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणों से भूमि एकदम से जल्दी से गर्म हो जाती है, तो यहाँ पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना रहती है।
अरावली की वृष्टि छाया क्षेत्र है। यहाँ पर हम राजस्थान को देखेंगे तो यहाँ पर अरावली है और अरावली के यहाँ तक ही वर्षा होती है। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है बिल्कुल सूखा रह जाता है, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र, ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर वृष्टि छाया होने के बाद भी यहाँ पर कुछ ऐसी वनस्पतियां पाई जाती है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है। फिर हम देखते हैं कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक कैसे होता है, कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर हम देखेंगे गर्मी में दिन के टाइम तो एकदम से भूमि गर्म हो जाती है, रेत एकदम से गर्म हो जाती होती है, तुरंत वो ठंडी भी हो जाती है। तो इसलिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पर देखा जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला हमारा मरुस्थल है थार का मरुस्थल, जो कि हमारे भारत में हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता, अलग अलग प्रकार की कुछ वनस्पतियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव ऐसे पाए जाते हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं होंगे उस तरह के जीव। सर्वाधिक आबादी वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक आबादी वाला हमने देखा था 40% जनसंख्या राजस्थान की कहाँ निवास करती है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है। अवसादी चट्टानों की अधिकता होती है यहाँ पर, जहाँ पर भी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, वो उस क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, अवसादी चट्टानें। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हम्माद, पथरीला मरुस्थल। और जैसलमेर का प्राचीन नाम कई बार पूछा जाता है, मांड क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मांड क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था, तो जैसलमेर जिला। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीवाणा क्या होता है, पीवणा किसे कहा जाता है, पीवणा एक सांप की नस्ल है जो कि पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में ही पाई जाती है। ये एक जहरीला सांप होता है जो कि पश्चिमी राजस्थान में या पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है। खड़ीन क्या होती है, खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित कुएं थे, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित कुएं जो कि जैसलमेर में निर्मित करवाए थे, खड़ीन कहा जाता है। पलाया झील क्या होती है, पलाया, ये प्याला नहीं है, पलाया झील क्या होती है, अस्थायी झीलें होती है, वर्षा के पानी से निर्मित जो झीलें होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में उन्हें क्या कहा जाता है, पलाया झील। फिर है वर्षा से निर्मित झीलें सर्वाधिक कहाँ पर निर्मित होती है, जैसलमेर में। और लघु मरुस्थल को कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान में ये क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ बीकानेर से लेकर कच्छ के रण तक इसके बीच में जो ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, लघु मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इससे पश्चिमी जो क्षेत्र है वो कौन सा मरुस्थल आ जाएगा, हमारा मुख्य मरुस्थल। लघु मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक है, हमें इतना याद रखना है, कौन सा क्षेत्र, बीकानेर से कच्छ का जो भाग है वो पूरा क्या कहलाएगा, लघु मरुस्थल कहलाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, रण और टाट स्थायी झीलें हैं ये, और सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, नागौर, सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है, बस यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद में ये देखना है हमें कि पनिहारा रण कहाँ का प्रसिद्ध है, चूरू का। क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, और यहाँ पर पनिहारा रण दिया जाएगा, 4 ऑप्शन और भी दूसरे होंगे, पनिहारा रण, और सामने कर दिया जाएगा बाड़मेर, तो बाड़मेर में नहीं, पनिहारा रण कहाँ का है, चूरू का है। बाप रण जोधपुर, बाप कहाँ पर, जोधपुर। इस तरह से और भी कई सारे रण है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर रण क्या होता है, तो अस्थायी झीलें होती है, और सर्वाधिक कहाँ पर, नागौर का, पनिहारा रण चूरू, बाप रण जोधपुर का। इस तरह से हमें याद रखना है इसे। तो ये था हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। और आई होप आपको ये मरुस्थलीय क्षेत्र समझ में आया होगा। आप अगर सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड, इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो, क्यूरी हो आपकी, वो आप पूछ सकते हैं और पता कर सकते हैं इन चैनल, हमारे जो चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर। अब तक हमने क्या पढ़ा है, तो पृष्ठभूमि पढ़ी है भौतिक प्रदेश की, उसके बाद हमने पेंजिया और पेंथालासा के बारे में पढ़ा था कि ये सब क्या होता है, पेंथालासा क्या होता है, समुद्री भाग या तरल वाला जो भाग था पृथ्वी का वो क्या कहलाया, पेंथालासा, और जो स्थलीय भाग था उसे कहा गया था पेंजिया। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट भौतिक विभाजन में, राजस्थान के भौतिक विभाजन में फर्स्ट हमने देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको हमने 2 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल और बांगर प्रदेश या फिर अर्धशुष्क मरुस्थल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये कौन से युग में अरावली पर्वतमाला बनी, इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान में इसका कितना प्रतिशत भाग है, और इसकी समुद्र तल से क्या ऊंचाई है, इसे और किन नामों से जाना जाता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम इसे भी 3 भागों में बांटेंगे, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इसके लिए हमें मैप अच्छे से पता होना चाहिए। मैप में हम देखते देखते हम ये सीख जाएंगे कि दक्षिण अरावली में कौन कौन सा एरिया आएगा, मध्य अरावली में क्या आएगा और उत्तरी अरावली में क्या आएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रमुख चोटियाँ, और चोटियों के बाद हम देखेंगे इसके दर्रे।
तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अरावली का सामान्य परिचय। अरावली पर्वतमाला को सबसे पहले हम मैप पे देखेंगे। ये है हमारा इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में अगर ऊपर सैटेलाइट से देखा जाए तो कैसे दिखता है। अरावली कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ गुजरात, पालनपुर गुजरात से शुरू होकर, पालनपुर नामक स्थान जो कि गुजरात में है वहाँ से शुरू होकर रायसीना हिल्स यहाँ पर है दिल्ली में, दिल्ली की रायसीना हिल्स तक ये विस्तृत है। यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। कौन सी पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला। यहीं पर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है ये पर्वतमाला, सिरोही से, और सिरोही से शुरू होकर कहाँ तक जाती है ये, खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो सिरोही से लेकर झुंझुनू तक, और इसके बीच में 7 जिले आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हो गया हमारा सिरोही, सिरोही से ऊपर उदयपुर, उदयपुर से ऊपर कौन सा जिला, राजसमंद, राजसमंद से ऊपर अजमेर, अजमेर से आगे हम देखेंगे तो कौन सा जिला, जयपुर जिला, जयपुर के आगे इधर सीकर, और सीकर से ऊपर झुंझुनू जिला। तो मुख्य रूप से 7 जिले हो गए, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, और भी इसके आसपास के जिले आ जाएंगे, जैसे पाली में भी थोड़ी बहुत अरावली पर्वतमाला है, इधर अलवर की तरफ भी कुछ पर्वत चोटियां हैं अरावली की, इस तरह से। लेकिन मुख्य रूप से ये 7 जिले आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि अरावली का क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में। तो अरावली राजस्थान के 9.3% या 9% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यहाँ पर जनसंख्या हमने पहले देखा था, वो पूरा चार्ट जिसमें मरुस्थल, मैदान, पठार और पर्वत ये सब देखे थे हमने, उसमें क्षेत्रफल भी देखा था, जनसंख्या भी देखी थी। जनसंख्या अरावली में कितनी थी, 10%। भौतिक प्रदेशों में अगर हम बात करें, तुलना करें, तो सबसे कम जलवायु सबसे कम जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में निवास करती है, तो अरावली पर्वतमाला में। फिर आगे हम बात करते हैं कि इसका विस्तार, अभी हमने मैप में देखा है कहाँ से कहाँ तक, सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। ये राजस्थान की बात हो रही है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में यहाँ इसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है। ये लंबाई कहाँ की है, अरावली की राजस्थान की लंबाई कितनी, 550 किलोमीटर। कितने में से, तो यानी राजस्थान में तो 550 किलोमीटर है, लेकिन ऑल ओवर बात करें कुल अरावली की लंबाई कितनी है, तो कुल अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। इसमें से 550 तो खाली राजस्थान में ही है, बची हुई थोड़ी बहुत गुजरात, हरियाणा, दिल्ली यहाँ पर आसपास में। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट याद रखना है कि कुछ अरावली का भाग राजस्थान में, कुछ नहीं, लगभग अधिकांश भाग राजस्थान में, लगभग कितना, 80% भाग राजस्थान में अप्रोक्स। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखना है तो डेटा है 79.48%, लगभग ही याद रखना है। वैसे 80% अरावली जो है वो राजस्थान में है। बाकी की जो थोड़ी बहुत बची हुई है 100-150 किलोमीटर, वो कहाँ पर है, तो वो है हमारे इधर आसपास में, गुजरात, दिल्ली, यहाँ पर है। ठीक है, फिर अरावली का महत्व क्या है। अब अरावली क्यों राजस्थान में इतनी इम्पोर्टेंट मानी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो इधर पश्चिम की तरफ क्या है, मरुस्थल है। इस मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोक रही है, एक बेल्ट की तरह काम कर रही है कि बिल्कुल इस मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोक रही है। दूसरा क्या है, जल विभाजन का कार्य कर रही है। यहाँ से पश्चिम की तरफ वर्षा कम होती है, यानी कि कहाँ से 0 से 50 सेंटीमीटर की जल विभाजन रेखा है, और अरावली के पूर्व की तरफ 50 से अधिक वाली जल वाली रेखाएं हैं। तो महान जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है अरावली राजस्थान में। तो यहाँ पर क्या था, हमारा राज्य में विभाजन का कार्य करती है। मरुस्थल इधर मुख्य मरुस्थल है अरावली के पश्चिम में, और पूर्व में क्या है, गैर मरुस्थल। तो यह राजस्थान का जल विभाजक का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट, और क्या करती है अरावली, और किस लिए इम्पोर्टेंट है अरावली, तो और इम्पोर्टेंट है अरावली कि ये राजस्थान में अरब सागर से वर्षा कराने में असमर्थ होती है। क्योंकि हमारी अरावली जो है पर्वतमाला वो कैसे है, तो ये अरावली पर्वतमाला है, और ये अरावली पर्वतमाला यहाँ से मानसून आता है अरब सागर का। अरब सागर पवनों से वर्षा कराने में असमर्थ कैसे, कि ये बिल्कुल इनके समानांतर खड़ी है।
अरावली कैसे हैं? इन पवनों के बिल्कुल समानांतर है। जैसे ही अरब सागर से मानसून आता है, मानसून की पवनें आती है, तो ये इसके समानांतर होने के कारण इन पवनों को कोई टकराव नहीं मिलता है, इन बादलों को, मानसून को कोई टकराव नहीं मिलता है, और ये इसके समानांतर बहते हुए आगे की तरफ निकल जाती है बिना इनसे टकराए। थोड़ी बहुत यहाँ पर टकराती है, जहाँ पर सिरोही और उदयपुर में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, लेकिन आगे इनको कोई टकराव नहीं मिलता है। टकराव नहीं मिलेगा तो वर्षा होगी नहीं, इसलिए ये बिल्कुल समानांतर इससे होती हुई आगे निकल जाती है। फिर इधर की बात करें हम, तो इधर बंगाल की खाड़ी से जो पवनें आती है, जो मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से, वहां पर ये अवरोध का कार्य करती है। यहाँ पर फिर ये जैसे ही टकराएंगी, यहाँ पर जैसे ही बादल टकराएंगे तो यहाँ पर वर्षा होगी। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में वर्षा अधिक होती है, अरब सागर से भी वर्षा होती है, लेकिन कहाँ पर सिरोही और उदयपुर, इन दो जिलों में अधिकांश वर्षा होती है। रेगिस्तान के मार्च को, यानी कि रेगिस्तान के बढ़ने को या रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ आने से उसको रोकती है। फिर आगे हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो अरावली। अरावली सबसे प्राचीनतम संरचना मानी गई है राजस्थान की। फिर है यहाँ पर सर्वाधिक धात्विक खनिज। हम जब भी हम पढ़ेंगे कि जब हम खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम धात्विक खनिज, तांबा आदि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि अधिकतर जो माइंस वगैरह होगी, अधिकतर जो खनन व कार्य किया जाएगा वो अरावली के क्षेत्र में ही किया जाएगा। जैसे कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन या खनन किया जाता है खेतड़ी झुंझुनू में, और खेतड़ी में अरावली पर्वतमाला से ही किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर धात्विक खनिज पाए जाते हैं। सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों में, और अरावली आग्नेय चट्टान का ही रूप है। फिर है, हम आगे देखते हैं कि अरावली प्रदेश में मेरू भी कहा जाता है। मरु तो किसे कहा जाता है? मरु कहा जाता है मरुस्थल को, और मेरू कहा जाता है अरावली को या पर्वतमाला को। ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है मेरू या मरु में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, और न्यूनतम विस्तार है अजमेर में। अजमेर में बस बहुत थोड़ी सी है अरावली, और सर्वाधिक विस्तार हम देखें तो उदयपुर में है, फिर उसके बाद सिरोही में है। ऐसे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अरावली को और किन नामों से जाना जाता है, तो अन्य नाम अरावली का है ऊंट की गर्दन। किसने कहा है? ये अबुल फजल ने कहा है, ऊंट की गर्दन। ये कौन थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 9 रत्नों में से एक थे अकबर के। फिर सुरक्षा दीवार कर्नल जेम्स टॉड ने क्यों कहा है? क्योंकि हम अगर देखें तो मेवाड़ के और भी कई सारी रियासतें, जयपुर रियासत, इन सब के जो दुर्ग बने हुए हैं वो अधिकांशतः दुर्ग राजस्थान के कहाँ पर बने हुए हैं? अरावली पर्वतमाला में बने हुए हैं। तो इसलिए इसे सुरक्षा दीवार भी कहा गया है। अरावली का पिता किसे कहा गया है? अरब सागर को, क्योंकि आज भी कहा जाता है कि अरब सागर की गहराई में कहीं ना कहीं अरावली का एक अंश अभी भी है। अरावली की जो चट्टान है, वो संरचना वहाँ पर भी पाई गई है। फिर उसके बाद हम इसका उत्पत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पत्ति किस युग में मानी गई है? तो प्री कैम्ब्रियन युग में मानी गई है। अरावली की उत्पत्ति कौन से युग में है? प्री कैम्ब्रियन युग में मानी गई है। फिर हम बात करते हैं कि अरावली का जो अवशेष या भाग, ये कहाँ का कौन सा अवशेष है? हमने देखा था जब हमने स्टार्ट किया था अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और 33 सागर, तो हमने देखा था कि अंगारा लैंड का तो कोई अवशेष नहीं है राजस्थान में। 33 सागर का अवशेष किसे माना गया है? मरुस्थल को, एक तो मुख्य रूप से और दूसरा मैदान से। म से मरुस्थल और म से मैदान। फिर हम बात करें कि गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड के अवशेष माना गया है पर्वत यानी कि अरावली। राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। तो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाएगा अरावली को। और क्या माना गया है? तो पठार, प से पर्वत और प से पठार। राजस्थान में हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला को गोंडवाना लैंड का अवशेष माना गया है, और 33 सागर का अवशेष माना गया किसे किसे? मरुस्थल को और मैदान को। फिर इसकी तुलना किससे की गई है? यानी कि इसी तरह की प्राचीन संरचना और विश्व में कहाँ पर है? तो और कहाँ पर है ये विश्व में? यूएसए में एक अपलेशियन पर्वतमाला है, ये भी अरावली के समान ही सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो इसलिए इसकी तुलना किससे की जाती है? अपलेशियन पर्वतमाला से। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि हिमालय की तुलना किससे की गई है, तो हिमालय की तुलना रॉकीज पर्वत से की जाएगी यूएसए की, जो कि नवीनतम संरचना है। और यहाँ पर प्राचीनतम संरचना जैसे कि अरावली की संरचना है, वैसी की वैसी कहाँ पर पाई गई है? अपलेशियन पर्वतमाला, जो कि कहाँ पर है? यूएसए में। इसकी विशेषता क्या है? कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट और वलित पर्वतमाला है। फिर हम बात करें कि इसका विस्तार हमने देख ही लिया है, पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक है। रायसीना हिल्स में वर्तमान में क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन।
और राष्ट्रपति भवन तक ये संरचना जो अरावली पर्वतमाला है वो खत्म होती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 692 है, जिसका 80% भाग राजस्थान में और कितना है तो 550 किलोमीटर। अरावली की दिशा कैसी है तो अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व। ये हम मैप देखेंगे, मैप में ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा। तो अरावली कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। तो कहाँ से हो रही है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे अरावली के भाग की। अरावली 3 भागों में बटी हुई है। एक है दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिण अरावली कहाँ से कहाँ तक, ये दक्षिण अरावली का पूरा भाग आएगा। फिर उसके बाद में आएगी मध्य अरावली और उसके आगे आएगी उत्तर पूर्वी अरावली, उत्तरी अरावली या फिर। ठीक है, दक्षिण अरावली में मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, इन सारी चोटियाँ आएगी, पर्वत चोटियाँ आएगी, ये वाला पूरा क्षेत्र आ जाएगा। मध्य अरावली में कहाँ से कहाँ तक, जयपुर से अजमेर तक का क्षेत्र और जयपुर से ऊपर झुंझुनू तक का क्षेत्र कौन सी अरावली कहलाएगी, उत्तरी अरावली कहलाएगी। अब तक हमने अरावली टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, अरावली का सामान्य परिचय देख लिया था हमने। यहाँ इसका जो युग था, कौन से युग में ये अरावली बनी थी, इसकी तुलना किससे की गई थी, इसके अन्य नाम क्या क्या थे, ये सब हमने देखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे अरावली के भाग, जो कि हमने 3 भागों में बांटे थे। हमने देखा था पिछली वीडियो में दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो दक्षिण अरावली में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, मैप में अगर हम देखें ध्यान से तो हमें पता है कौन कौन से क्षेत्र, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र आ जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, मध्य अरावली में कौन से क्षेत्र आएंगे तो अजमेर से जयपुर तक का क्षेत्र आ जाएगा और जयपुर से झुंझुनू तक का क्षेत्र कौन सी अरावली में आएगा, उत्तरी अरावली में आएगा। तो देखते हैं आगे इन तीनों अरावलियों के अंदर सर्वोच्च चोटियां कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक ये विस्तृत है। तो अब तक हमने अरावली स्टार्ट कर दी है, मरुस्थल हम पढ़ ही चुके हैं, अवस्थिति विस्तार और राजस्थान का सामान्य परिचय जो कि था ज्योग्राफी के टॉपिक्स की स्टार्टिंग हम कर चुके हैं, इनके क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देखें। और अगर आप सीईटी एग्जाम की या फिर रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनसे संबंधित जो भी अपडेट्स चाहिए, जो भी नवीनतम जानकारियाँ चाहिए, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। उसके बाद हम इसकी महत्वपूर्ण ऊंची ऊंची चोटियां देखेंगे, अरावली की महत्वपूर्ण 10 तो देख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इनके दर्रे। दक्षिण अरावली में सिरोही में हम पढ़ेंगे उड़िया पठार, पीपली दर्रा, नक्की झील, भाकर, आबू पर्वत। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेवाड़ अरावली और यहाँ पर कुछ पठार पाए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ऊपरमाल का पठार, मेसा का पठार, लसड़िया पठार, भोमट पठार, भोराट पठार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है भोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है, तो कैसे याद करेंगे। भोमट का पठार कहाँ पर है, लसाड़िया का पठार। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आई होप आप सबने इन सबके नाम भी सुने ही होंगे, तो पढ़ने में भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। फिर आगे भोराट का पठार, ये सब देखेंगे। झरगा पहाड़ियाँ कौन कौन सी है दक्षिण में, तो रागा और झरगा के बीच जो हरा भरा स्थान है उसी को देशहरों कहा जाता है। घिरवा किसे कहा जाता है, कुकरा की पहाड़ियाँ, बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। फिर सिरोही जिले में अरावली, तो अरावली की बात करें अब हम, तो सबसे ऊंची चोटी अरावली में कहाँ पर है, सिरोही जिले में, और क्या नाम है उसका, गुरु शिखर। राज्य व अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो कि कहाँ पर है, सिरोही में। इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। किसने कहा है संतों का शिखर, तो जेम्स टॉड ने कहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और ये कितने में दी गई है, ये फीट में दी गई है। कितने फीट, 5650 फीट। दोनों ही याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन मीटर में न पूछकर फीट में दिया जाता है। 5650 फीट। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई कितने फीट के बीच में, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, इस तरह से ऑप्शन भी बन जाता है। तो इसलिए हमें फीट में भी याद रखना है और लगभग अगर पूछे तो 5000 से 6000 के बीच, वैसे एग्जैक्टली भी याद हो ही सकता है, 5650 फीट। फिर इसका अन्य नाम क्या है, गुरु माथा, और इसे संतों की तपोस्थली भी कहा है। किसने कहा है, गुरु दत्तात्रेय ने इसे क्या कहा है, तपोस्थली। ये तो थी गुरु शिखर के बारे में बात। कई बार यहाँ पर 1722 न देकर 1727 दिया जाता है, तो 1727 भी याद रख लीजिएगा, लेकिन दोनों एक साथ में ऑप्शन में नहीं आएंगे। फिर हम बात करते हैं उड़िया पठार की। तो उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि कहाँ पर है, सिरोही में, और 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये कैसा है, पहले तो एक आबू का पठार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर।
फिर इसके ऊपर ही एक पठार है, कौन सा पठार, उड़िया पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसको जोड़ करें 1200 को जोड़ करें 1360, और इसके ऊपर ही एक शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर, और उसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 1722 या 1727 मीटर। इस तरह से हमें याद रखना है, इसके ऊपर ही है सभी कुछ, तो इसलिए याद रखने में इस तरह से चित्र बनाकर याद रखा जा सकता है। ये है आबूगढ़ पठार, यानी कि दूसरा सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का कौन सा है, तो आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। 1200 मीटर में 160 और जोड़ दो तो 1360 हो जाएगा, और उसकी ऊंचाई किसकी हो गई, उड़िया पठार की। उड़िया पठार के ही ऊपर क्या है, गुरु शिखर, और उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 1722 से 1727 मीटर। पीपली दर्रा या नाल, तो राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा या नाल कहाँ पर है, ये सिरोही में है। कहाँ पर, तो क्या नाम से जाना जाता है इसको, पीपली दर्रा या नाल। फिर हम बात करते हैं भाकर। भाकर कहाँ पर है, तो सिरोही जिले में। कई बार क्वेश्चन आता है भाकर कहाँ पर है, जालोर, सिरोही, उदयपुर या राजसमंद। तो भाकर और भोराट में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भाकर याद रखना है। भाकर याद आते हैं, क्या आना चाहिए, तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ कहाँ पर है, सिरोही में। नक्की झील हम सबको पता है, आप सभी माउंट आबू घूमने गए होंगे तो नक्की झील में जरूर गए होंगे। नक्की झील राज्य की सबसे ऊंचाई वाली झील है, होगी ऑब्वियसली। सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, माउंट आबू, और माउंट आबू में ही झील है, तो सबसे ऊंची झील भी कौन सी होगी, नक्की झील, माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ है, तो सिरोही में। आबू पर्वत का है, मंदिरों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है सिरोही में, और इसे कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस कहा है। क्या कहा है, हिंदू ओलंपस। चंद्रावती नदी, जो कि सिरोही के आसपास का क्षेत्र है। चंद्रावती किसका प्राचीन नाम था, तो चंद्रावती कहा जाता है किसको, सिरोही को। अब तक हमने देखा था योद्धे किसे कहा जाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र को। जांगल प्रदेश के नाम से प्रचलित कौन सा क्षेत्र है हमारा, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। और फिर हमने कौन सा देखा था, मांड या फिर वल्लभ कहाँ का, जैसलमेर के क्षेत्र को कहा जाता था। अब यहाँ पर एक और नया नाम हमें याद रखना है, कौन सा, चंद्रावती किस क्षेत्र को कहा जाता था प्राचीन समय में, तो सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, चंद्रावती। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, माउंट आबू, या जो कि कहाँ पर है, सिरोही में। फिर अब बात करते हैं मेवाड़ की अरावली, यानी कि दक्षिण अरावली को भी दो भागों में बांटा था। एक तो सिरोही में जो अरावली है उसका हमने मेन बिंदु देखे थे, सर्वोच्च चोटी, गुरु शिखर, उड़िया पठार, आबू का पठार, नक्की झील, इन सब के बारे में देखा था। पीपली दर्रा ये देखा था हमने। और क्या देखा था, तो भाकर देखा था हमने, जो कि तेज ढाल वाली पहाड़ियां होती है उन्हें कहा जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि मेवाड़ अरावली की। मेवाड़ अरावली में ऊपर माल का पठार, जो कि कहाँ पर था, भीलवाड़ा में। बिजोलिया पहले भीलवाड़ा में आता था। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र, और इस बिजोलिया से भीलवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे ऊपर माल का पठार कहा गया है, इसे भेंट किया था किसने, राणा सांगा ने। और किसे भेंट किया था, राणा सांगा ने अशोक परमार को भेंट किया, क्योंकि अशोक परमार ने राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में, इसलिए इनसे खुश होकर क्या ऊपरमाल की जागीर भेंट की थी, जिसे अशोक परमार को। कहाँ पर है ऊपरमाल का पठार, भैंसरोडगढ़ बिजोलिया में। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच। और बिजोलिया में एक बहुत ही फेमस किसान आंदोलन होता है, बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था पहले साधु सीताराम दास ने, उसके बाद में विजय सिंह पथिक ने। तो ये कब से कब तक हुआ था, 1897 से लेकर 1941 में। तो ये अब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हिस्ट्री में बिजोलिया किसान आंदोलन वापस आएगा, तब आपको याद रखना है, सारी चीजें लिंक करके चलनी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सबको एक साथ में मिक्स नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ बिजोलिया कहाँ आएगा। बिजोलिया नाम आते ही बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना है, बिजोलिया नाम आते ही आपको क्लिक होना चाहिए। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ से लेकर अजमेर में जो बिजोलिया नामक स्थान है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल का पठार है। ये हम देखते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ जिले में, और मेसा के पठार पर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन आता है मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार या पर्वत पर है, तो मेसा के पठार पर है। आकार कैसा है इसका, मेसा के पठार का टोपी नुमा आकार है। फिर आगे हम बात करते हैं पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी। और हाँ, मेसा के पठार पर कौन सी पहाड़ी है, चित्रकूट पहाड़ी है, और इसी पर कौन सा किला स्थित है, चित्तौड़गढ़ किला। तो पठार पूछे तो मेसा का पठार याद रखना है, और अगर चित्तौड़गढ़ किला कौन सी पहाड़ी पर है ये पूछे तो हमें याद रखना है चित्रकूट पहाड़ी। भोराट का पठार, भोराट में भोमट, भाकर, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर रा आ रहा है, रा यानी कि राजसमंद, और राजसमंद में क्या है, कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी, गोगुंदा के बीच का जो क्षेत्र है, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, भोराट। क्या कहलाता है, भोराट। इस तरह से याद रखना है। भोराट में र आ रहा है, रा यानी राजसमंद, और राजसमंद में क्या, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा जो कि उदयपुर में, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, भोराट का पठार।
ये लिख रखा है मध्य पहाड़ी भाग है, और ये उदयपुर से राजसमंद के बीच का विस्तार है। इसमें गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य का पहाड़ी भाग है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। प्रसिद्ध आंदोलन कौन कौन से हुए? प्रसिद्ध आंदोलन हुआ है मेवाड़ में। कौन कौन सा? एक ही आंदोलन जिसका नेतृत्व किया था मोतीलाल नेजावत जी ने। फिर हम बात करते हैं आगे लसाड़िया का पठार कहाँ पर है। तो लसाड़िया का पठार राज्य में का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है, और कहाँ पर है ये? तो राजसमंद, सॉरी जयसमंद झील के आसपास। कहाँ पर है जयसमंद झील? उदयपुर। उदयपुर से जब सलूम्बर की तरफ जाते हैं और सलूम्बर के उधर राजसमंद झील के आसपास जो उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है? लसाड़िया पठार कहा गया है। देश हरो क्या था? देश हरो रागा से झरगा के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है? देश हरो। इसका विस्तार भी कहाँ पर है? उदयपुर में। गिरवा किसे कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है उदयपुर शहर के चारों ओर जो तश्तरी नुमा, जब हम उदयपुर को ऊपर से जब देखते हैं तो चारों ओर से ये जो जिला है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बिल्कुल तश्तरी नुमा आकृति में उभरा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। कुकरा की पहाड़ी कहाँ पर है? राजसमंद में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुकरा पहाड़ी कहाँ पर? राजसमंद। बिच्छामेड़ा पहाड़ी, बिच्छीमेड़ा पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। और उदय यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ये आयरन नदी नहीं है, आयरन नदी यहाँ से नहीं निकलती, आयरन नदी गोगुंदा पहाड़ी से निकलती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए बिच्छीमेड़ा हिल से कौन सी पहाड़ी निकलती है। और उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी, सबको पता है, लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों की नगरी, तो पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि सिरोही में ज्यादा तक पर्वत चोटियां या ज्यादातर विस्तार उदयपुर में है, अरावली का तो पहाड़ों की नगरी उदयपुर या फिर सिरोही होगा, ऐसी गलती नहीं करनी है। पहाड़ों की नगरी किसे कहा गया है? डूंगरपुर को। फिर अब हम पढ़ेंगे मध्य अरावली। तो मध्य अरावली का विस्तार कहाँ पर है? अजमेर। अजमेर से जयपुर तक है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर है? अजमेर में। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टॉडगढ़ या फिर मोराई जी, जिसे गोरम जी भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई हमें याद रखनी है 933। ये 10 सर्वोच्च चोटियों में से एक चोटी है। कौन सी? टॉडगढ़ या फिर गोरम जी। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 873। यहाँ से यहाँ तक एकदम से 50-60 मीटर का डिफरेंस आ जाता है। इस पहाड़ी का जो प्राचीन नाम था, क्या नाम था? विट्ठल पहाड़ी। इसे विट्ठल की पहाड़ियां भी कहा जाता है, गढ़ विट्ठली भी कहा जाता है। और इसी पर एक दुर्ग बना हुआ है, तारागढ़ दुर्ग, जिसका प्राचीन नाम क्या है? गढ़ विट्ठली। कहाँ पर है? अजमेर में। दर्रे और नाल की बात करूं तो कौन से दर्रे हैं अजमेर में? सूरा घाट और शिवपुरी घाट। कौन से दो दर्रे हैं? सूरा घाट और शिवपुरी घाट। नाग पहाड़ी अजमेर में। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है। और ये अजमेर शहर के चारों ओर है, सर्पिलाकार आकृति में, सांप के समान ऐसी ऐसी आकृति में। कौन सी पहाड़ी है? नाग पहाड़ी। इसलिए इसका नाम भी नाग पहाड़ी है। और यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है लूणी नदी। लूणी नदी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम उत्तरी अरावली की। वैसे दक्षिण अरावली ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सर्वाधिक विस्तार भी दक्षिण पश्चिम की ओर ज्यादा है अरावली का। जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जाते हैं इसका विस्तार कम होता जाता है। विस्तार कहाँ पर है उत्तरी अरावली का? तो उदय, अलवर, जयपुर, दौसा, सिक्कर और झुंझुनू। कुल मिलाकर जयपुर से झुंझुनू के बीच में जो अरावली क्षेत्र हमने देखा था, जयपुर से झुंझुनू के बीच, यहाँ पर फिर अलवर, दौसा, सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, ये सारे जिले आ जाएंगे किसमें? उत्तरी अरावली में। इनकी भी कुछ चोटी आ जाएगी, मुख्य चोटी अलवर वगैरह की। सर्वोच्च चोटी कौन सी है उत्तरी अरावली की? तो रघुनाथगढ़। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था? मध्य अरावली। तो मध्य अरावली की जिसे गौरम जी भी कहा गया था, कौन सी? टॉडगढ़। उसके बाद में दूसरी नंबर पर भी हम देख लें तो कौन सी थी? तारागढ़। वैसे पहली याद रखो, आप कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद में हम बात करें उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़, जो कि कहाँ पर है? सिक्कर में। इसकी ऊंचाई कई बार क्वेश्चन आता है 1055 मीटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग्स में पूछा जाता है। 4 चोटियां इधर दे देते हैं और 4 सर्वोच्च चोटियों के जो ऊंचाइयां हैं वो इधर दे देते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि मिलान कीजिए। अधिकतर रघुनाथगढ़ आता है, और इसको अगर याद कर लिया तो क्वेश्चन अधिकतर सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। रघुनाथगढ़ 1055 याद रखना है। कहाँ पर है? सिक्कर में। अन्य प्रमुख चोटियां कौन सी है उत्तरी अरावली की? बेराट, जयपुर में। कहाँ पर? बेराट सभ्यता भी विकसित हुई थी इसके किनारे। इसका प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। जयपुर की एक और है बरवाड़ा, कितनी मीटर है इसकी? 786। बबई कहाँ पर है? झुंझुनू की 780 मीटर। और खो भी कहाँ पर है? जयपुर में, जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर। इनके जिले याद रखना है। अगर ऊंचाई याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी याद हो तो ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। बस 1 2 4 की अगर आप याद रख लो अच्छे से तो बेस्ट है। और सबसे ऊंची 10 जो प्रमुख चोटियां उनकी तो याद रखनी है हमें ऊंचाई। फिर आती है उदयनाथ की पहाड़ियां, जो कि कहाँ पर है? अलवर में। ये उत्तरी अरावली का ही पार्ट है। बेराट की पहाड़ियां अभी हमने देखा था, बेराट सभ्यता भी कहाँ पर? सिक्कर में। मालखेत की पहाड़ियां, कई बार क्वेश्चन आता है मालखेत की पहाड़ियां कहाँ पर है? सिक्कर में। ठीक है, बेराट की पहाड़ियां जयपुर में। हर्ष पर्वत
कहाँ पर है? सीकर में काजल पहाड़ी पर झील माता का मंदिर है, और झील माता के मंदिर के जस्ट सामने कौन सा पर्वत है? हर्ष पर्वत, और हर्षनाथ भैरव का मंदिर है। ईगल की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में, और यहाँ पर कौन सा किला बना हुआ है? जयगढ़ किला। देवगिरी पहाड़ी, दौसा, द से देवगिरी और द से दौसा। गुलाबी नगरी, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? हम सबको पता ही है, तो लड्डू क्वेश्चन है जयपुर को। और राजस्थान का सिंह द्वार, सिंह द्वार किस जिले को माना गया है? अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार कई बार क्वेश्चन आता है, सिंह द्वार किस जिले को कहा गया है? अलवर जिले को। तो ये था हमारा उत्तरी पहाड़ी या उत्तरी अरावली। फिर अब बात करते हैं प्रमुख चोटियां। तो प्रमुख चोटियां अरावली की कौन कौन सी है? एक ट्रिक है, अगर ट्रिक से याद रखना चाहे तो अच्छी बात है, और अगर आपको ऐसे ही याद होता है तो वो तो और भी अच्छी बात है। कौन कौन, क्या ट्रिक है इसकी? गुरु से, दिल से, जरा रख आस, जरा रख आस। तो ये तो हो गई हमारी टॉप 5 चोटियां। गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, जड़ से जरगा और आस से अचलगढ़। ये हो गई हमारी सर्वोच्च चोटियां। गुरु शिखर देखते कहाँ पर है? सिरोही जिले में। शेर भी सिरोही में, देलवाड़ा भी सिरोही में। खाली जरगा और रागा हमने अभी पहले पढ़ा था, जरगा और रागा के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र था वो क्या कहलाया? देशहरों। जरगा पहाड़ी पर्वत चोटी कहाँ पर है? उदयपुर में है। और अचलगढ़ भी सिरोही में। टॉप 5 में से 4 तो सिरोही की है, खाली एक जरगा कहाँ की है? उदयपुर की। इनकी ऊंचाइयां देखते हैं। 1727 या 1722 हमने देखा ही था गुरु शिखर की ऊंचाई। उसके बाद शेर की याद रखते हैं, तो शेर की बिल्कुल एकदम से 100-150 कम हो जाती है। कितनी? 1597, 1597। बार बार ये टेबल पढ़ेंगे आप, बार बार इस टेबल को बिना देखे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये याद हो जाएगी ऊंचाइयां। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 1422, ये भी सिरोही में। जरगा पर चोटी, इसकी ऊंचाई है 1431। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन क्या है? यहाँ पर उल्टा हो चुका है। यहाँ पर देलवाड़ा होगा 4th नंबर पे और जरगा होगा 3 नंबर पे। तो इसको ट्रिक को ऐसे याद रखना है, गुरु से जरा दिल से रख आस, गुरु से जरा दिल से रख आस। तो गुरु से गुरु शिखर, शेर से शेर, जरा से जरगा, ये जरगा ऊपर आएगा और देलवाड़ा नीचे आएगा। 1431 है जरगा की। और ये कौन से नंबर की सर्वोच्च चोटी है? 3रे नंबर की सर्वोच्च चोटी, और 4थे नंबर पर देलवाड़ा और अचलगढ़ आएगा 1380 मीटर सिरोही में। फिर इसके बाद में हमें 5-6 चोटियां और एक्स्ट्रा में याद रखनी है। कुंभलगढ़ 1224, और हमें पता है कहाँ पर है? राजसमंद में। रघुनाथगढ़ अभी हमने याद किया था 1055 सीकर में। ऋषिकेश 8वें नंबर पे आएगी 1017 मीटर, कहाँ पर? सिरोही में। कमलनाथ 1001 उदयपुर जिले में। गौरम जी या फिर टॉटगढ़ अभी हमने देखा था 933 अजमेर में, और ये मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी थी। दूसरी नंबर पर मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, और यहाँ पर टॉप 10-11 में से 11वें नंबर पर कौन सी आ रही है? तारागढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दर्रों की, मुख्य दर्रे। तो सिरोही में कौन सा दर्रा? पीपली दर्रा और बोरांग दर्रा। ये 2 दर्रे। पीपली दर्रा तो हमने अभी देखा था सिरोही में, और दूसरा दर्रा कौन सा है? बोरांग दर्रा। सर्वोच्च ऊंचा दर्रा था कौन सा? पीपली दर्रा। फिर हम बात करते हैं पाली। तो पाली में कई सारे दर्रे हैं, जिसमें से मुख्य है देसूरी नाल, कई बार सुना होगा आपने देसूरी नाल के बारे में। सोमेश्वर की नाल, बर दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ पर है? पाली। यानी कि पाली मारवाड़ का क्षेत्र है। मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने के कार्य कौन से दर्रे कर रहे हैं? देसूरी नाल, सोमेश्वर नाल, बर दर्रे। उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं? देवारी की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी दर्रा और केवड़ा की नाल। ये 4 दर्रे मुख्य रूप से कहाँ पर है? उदयपुर में है। और फुलवारी की नाल से कौन सी नदी निकलती है? साबरमती नदी निकलती है। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो राजसमंद में कौन सा? गौरम घाट, कमली घाट, झीरावल की नाल, ये सारे कहाँ पर है? राजसमंद जिले के दर्रे। फिर अजमेर के दर्रे हमने देखा था सूरा घाट और शिवपुरी दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर हमें दर्रे पाली, सिरोही, उदयपुर इनके तो याद होते हैं, लेकिन सूरा घाट कहाँ पर है तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अजमेर हमारे दिमाग में आता नहीं है। तो ये जो 2 दर्रे हैं, ये मेरवाड़ा अजमेर का जो क्षेत्र था वो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का क्षेत्र था, इसलिए इसको मेरवाड़ा नाम दिया गया। मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ता है। अब तक हमने पढ़ा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा है मरुस्थल और अरावली। तो आज हम हमारे इस वीडियो में पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। और अब तक के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के सारे वीडियोस, अवस्थिति विस्तार का टॉपिक हमने क्लियर किया था, उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव हमने पहले तो उसमें पढ़ा था कि कैसे कैसे सीमाएं हैं, अवस्थिति विस्तार क्या है, अक्षांश, देशांतर, इन सबको समझा था। फिर उसके बाद में हमने उसके 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यही हमारा रूटीन रहेगा कि डेली हम जो भी वीडियोस देखते जाएंगे और उसमें हम
डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे और फिर जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अब तक हमारा भौतिक प्रदेश में थर्ड टॉपिक पूर्वी मैदानी प्रदेश आज हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पठार वाला क्षेत्र पढ़ेंगे राजस्थान का, और फिर उसके बाद में इसका भौतिक प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ेंगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब तक हमने कौन कौन सा पढ़ लिया है? पेंजिया पैंथालासा देख लिया है। उसके बाद में हमने ये मरुस्थली प्रदेश देखा था पूरा, जिसको दो भागों में रेतीला मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल दो भागों में बांटा था। फिर रेतीले को भी दो भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। फिर उसके बाद में अरावली प्रदेश देखा था। अरावली के जितने भी मेन फैक्ट्स थे वो सब पढ़े थे। उसके बाद में हमने अरावली को तीन भागों में बांटा था, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इन सब की सर्वोच्च चोटियां कौन सी है वो सब देखा था। अब आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। पूर्वी मैदानी प्रदेश, सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी? अब तक हमने मरुस्थल का भी उत्पत्ति काल देखा था, कौन से क्षेत्र का ये अवशेष माना गया है वो भी देखा था। फिर उसके बाद में हमने अरावली का भी उत्पत्ति काल देखा था। तो ये अब हम देख रहे हैं कि मैदानी प्रदेश किस काल में बना था या किस युग में बना था। तो ये प्रारंभिक प्लिस्टोसीन युग में बना था। ये युग है और कई बार क्वेश्चन आता है और इसमें हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है मैदानी प्रदेश जो है राजस्थान का वो कौन से युग में बनता है? प्लिस्टोसीन युग में। और ये किसका भाग है? तो तैतीस सागर का। मैंने बताया था म से मरुस्थल और म से मैदान, दोनों ही किसके भाग? तैतीस सागर के अवशेष माने गए। और प से पर्वत और प से पठार आ रहा है, तो ये दोनों किसके अवशेष माने जाएंगे? गोंडवाना लैंड के। और अंगारा लैंड का अवशेष, कोई भी राजस्थान में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि अंगारा लैंड का अवशेष है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। म से मरुस्थल और म से मैदान दोनों ही किसके अवशेष? तो तैतीस सागर का भाग या तैतीस सागर के अवशेष माने गए। कैसे निर्मित होता है मैदान? तो मैदान कैसे बनता है? जब भी मैदान आए, मैदान क्षेत्र आए, तो उसके आसपास जरूर कोई ना कोई बड़ी बड़ी नदियां होगी। बड़ी बड़ी नदियां जब अपने साथ में चट्टान और मिट्टी, छोटे छोटे टुकड़े अपने साथ बहा कर लाती है और फिर उसका धीरे धीरे आकर धरातल में आते आते वो उनका निक्षेप करती जाती है, उनको बिखेरती हुई जाती है। तो आसपास में जब आसपास के क्षेत्र में जब मिट्टियां निक्षेपित हो जाती है तो वो क्षेत्र मैदानी भाग कहलाता है, मैदान बन जाता है बिल्कुल। और वहां पर खेती करना आसान हो जाता है, उपजाऊ मृदा होती है वो, इसलिए। और पास में ही नदी होती है, नदी से रिसाव होता है पानी का और अपने आप वो सिंचित हो जाते हैं, क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। तो इसलिए वो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर निर्माण कैसे होता है मैदान का? तो मैदान का निर्माण नदियों से होता है। राजस्थान नहीं, भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा यमुना वाला मैदानी क्षेत्र, क्योंकि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है और उसके आसपास का जो भी क्षेत्र होगा वो मैदानी भाग होगा। तो यहाँ पर भी मैदानी भाग राजस्थान में कौन कौन सी नदियों से निर्मित होते हैं वो आगे देखेंगे हम। फिलहाल यहाँ पर देखना है कि निर्माण कैसे होता है मैदानों का। तो मैदानों का निर्माण होता है नदियों के माध्यम से या नदियों से निर्मित होता है। क्षेत्रफल हमने देखा था जब हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी भौतिक प्रदेश की, तब उसमें हमने सभी के क्षेत्र देखे थे कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सा प्रदेश कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर है। राजस्थान में मरुस्थल का देखा था, अरावली का देखा था। अब हम देख रहे हैं मैदानी प्रदेश का। मैदानी प्रदेश का कितना है? 23.3%। पूरा एक चार्ट देखा था हमने, वो चार्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बहुत बेसिक डेटा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जनसंख्या 39%। सर्वाधिक जनसंख्या मरुस्थल में 40%। उसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन सी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, किस प्रदेश में? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कितनी? 39%। मुख्य जिले कौन से हैं? तो 10 जिले आते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कौन सा है? मैदानी प्रदेश है। यहाँ पर बनास बेसिन है, चंबल बेसिन आएगी यहाँ पर आगे, फिर बाण गंगा बेसिन आएगी, यहाँ पर माही बेसिन है। इस तरह से याद रखना है, मैप में देखकर याद रखना है। मुख्य जिले कितने आएंगे? 10 जिले आएंगे। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जब भी नदियां मिट्टी को निक्षेपित करती है या नदियों के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है वो हमेशा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? और कच्छारी मृदा। कच्छारी मृदा, इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल। ऊंचाई कितनी है? मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होती है? 200 से 500 मीटर। 200 से 500 मीटर के बीच जो ऊंचाई होती है वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है? मैदानी क्षेत्र। 500 से 900
मीटर के बीच की ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पठारी क्षेत्र। और 900 से ऊपर जो जहां पर ऊंचाई होती है, 900 से ऊपर कितनी भी जा सकती है, वो कौन सा क्षेत्र होता है? पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैदानी प्रदेश के उपभाग, यानी कि मैदानी प्रदेश को राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है? जैसे जैसे नदियां होगी राजस्थान में, उस हिसाब से इनको बांटा गया है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा। मुख्य रूप से 4 नदियां ली है, चंबल, माही, बनास और बाणगंगा। चंबल बेसिन के आसपास का जो क्षेत्र है वो बीहड़ का निर्माण करता है, और माही नदी के आसपास का क्षेत्र छप्पन बेसिन का निर्माण करता है, और बनास बेसिन जो है वो खेराड़ी या मालखेड़ के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। अब इनको डिटेल में आगे देखते हैं हम। ये देखिए, चंबल नदी ऊपर से सैटेलाइट से जो हम देखते तो ये पूरी चंबल नदी निकल रही है मध्य प्रदेश से निकलते हुए, आगे यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है मुख्य रूप से। या इसकी जो सहायक नदी है वही कौन सी है? बनास। सबसे बड़ी नदी है बनास नदी, चंबल की सहायक नदी। इधर से एमपी से आती है काली सिंध नदी, पार्वती नदी, इस तरह से छोटी छोटी और भी कई सारी नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। फिर इधर से ऊपर से एक नदी आती है राजस्थान की, बाणगंगा नदी, जो कि यमुना में मिल जाती है बाद में। इधर ये तो हुआ पूर्वी क्षेत्र। अब राजस्थान का एक जो दक्षिण में भी एक बेसिन बन रहा है, वो कौन सी नदी बना रही है? माही नदी। माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र बेसिन बना रहा है वो कौन सा बेसिन? माही बेसिन के नाम से जाना जाएगा। अब ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये पूरा चंबल नदी, चंबल की ये सहायक नदी हो गई बनास नदी, और आगे एक और नदी जा रही है बाणगंगा नदी। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जिसमें 10 जिले आ रहे हैं, वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, उपजाऊ मृदा होती है। सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा, तो खेती भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं चंबल बेसिन की। इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में? चंबल नदी चौरासीगढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़ से प्रवेश करने के बाद कहाँ प्रवाहित होगी? कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली और धौलपुर जिले में। फिर एक शब्द आता है बीहड़। बीहड़ क्या होते हैं? चंबल नदी सर्वाधिक भूमि का अपरदन करती है, सर्वाधिक चट्टानों का कटाव करती करती ये नदी प्रवाहित होती है। जैसे जैसे ये अपरदन करती जाती है वैसे वैसे बड़े बड़े गर्त बनते जाते हैं, तो इसलिए उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? बीहड़। चंबल नदी द्वारा निर्मित अवनालिका, अवनालिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो वो चंबल नदी हमारा आंसर होगा। बीहड़ क्या होता है? तो ये जो अवनालिका निर्मित होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। अपरदन से कंदरायुक्त भूमि, वही बड़े बड़े खंबे जैसी भूमि निर्मित हो जाती है। ये बीच में चट्टान है, इधर खाली क्षेत्र, इधर भी खाली क्षेत्र, इस तरह से। तो स्थानीय नाम क्या है? खादर और नवीन जलोढ़ मृदा। यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है कौन सी होती है? खादर, नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा यानी कि नई मिट्टी का निक्षेपण करती है। क्षेत्रफल कितना है? 2800 किलोमीटर, और सर्वाधिक कहाँ पर? तो धौलपुर में। पहाड़ी भाग कौन सा है? डांग, और इसे डांग की रानी, कई बार क्वेश्चन आता है डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? तो करौली जिले को कहा गया है। अब यहाँ पर ये जो चंबल बेसिन की बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हुई थी कि बीहड़ सबको पता है कौन सी क्षेत्र होता है, अपरदन से कंदरायुक्त एक भूमि बन जाती है, और इसका क्षेत्रफल धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं, इस तरह से याद रखना है। अब मेन तो ये आता है कंदरा विकास कार्यक्रम और डांग प्रोजेक्ट। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिर्फ क्वेश्चन भी कोई हाई लेवल का नहीं आता है, नॉर्मल सा पूछा जाता है कि किस सन में या कौन से जिले इसमें आते हैं, बस। तो हमें याद रखना है कंदरा विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, क से कंदरा और क से केंद्र सरकार। ये कब शुरू हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुआ था? 1989 में शुरू हुआ था, और इसमें 8 जिले आते हैं। 8 जिले कौन कौन से? तो ये जो राजस्थान है इसके पूर्वी जिले जो ये है वो सभी आएंगे। अब पूर्वी जिले में कौन कौन सा आ गया? एक तो भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? सबको पता है बीएससी हम कहाँ से करेंगे? भरतपुर से करेंगे, धौलपुर से करेंगे। बीएससी हम कहाँ से करेंगे? धौलपुर से। बी से भरतपुर, एस से सवाई माधोपुर, सी से करौली और धौलपुर से धौलपुर। और कोटा संभाग, दूसरा संभाग कौन सा आ जाएगा हमारा? कोटा संभाग। और कोटा संभाग में कितने जिले? 4 जिले। कोटा संभाग यानी कि हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ौती में कितने जिले आते हैं? 4। कौन से? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो ये हो गए कुल हमारे 8 जिले। कौन से कार्यक्रम में? कंदरा विकास कार्यक्रम में।
फिर नेक्स्ट बात करती हूँ मैं डांग प्रोजेक्ट की। कई बार क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डांग प्रोजेक्ट जो है वो राज्य सरकार का है, राजस्थान सरकार का है, और कौन से साल में शुरू हुआ था? 2004 में शुरू हुआ था। 2004, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है 2004-5, तो ये भी सही हो जाएगा। मेन हमें याद रखना है 2004 में शुरू हुआ था। कितने जिले? इसमें भी 8 जिले, और वही कोटा संभाग और भरतपुर दोनों में ही 4-4 जिले हैं, तो इस हिसाब से कितने जिले हो गए? 8 जिले। और डाकुओं की शरण स्थली होती है कौन सा क्षेत्र? बीहड़ क्षेत्र, जो कि अभी हमने पढ़ा है। कंदरायुक्त भूमि वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा था? डाकुओं के छुपने की स्थली होती है, स्थल है, इसलिए इसे डाकुओं की शरण स्थली कहा गया है बीहड़ क्षेत्र को। नेक्स्ट है माही बेसिन। अब माही बेसिन मेहत झील एमपी से निकलती है। एमपी से निकलकर ये खांडू गांव कहाँ है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में प्रवेश करते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में बहती है, और लेकिन यहाँ पर जो प्रतापगढ़ जिला है यहाँ इसको भी सिंचित करती है। तो इसलिए ये इसका जो विस्तार है इस बेसिन का कहाँ है, किन जिलों में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। 56 मैदान का निर्माण करती है। ये 56 का मैदान कहाँ पर है? कौन सी नदी निर्मित करती है? तो माही नदी। और किसके किसके बीच है? तो ये 56 का मैदान जो बना है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन 2 जिलों के बीच, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन 2 जिलों के बीच जो मैदान निर्मित होता है उस मैदान का क्या नाम है? 56 का मैदान। 56 बेसिन कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में। और कांठल, कई बार क्वेश्चन आता है कांठल कहाँ पर है? कांठल भूमि जो है वो माही नदी के द्वारा निर्मित एक जो क्षेत्र है वो कांठल क्षेत्र कहलाता है, और किस जिले में है? तो ये प्रतापगढ़ जिले में। फिर है बागड़ या फिर मेवल, ये पहाड़ियाँ हैं, मेवल पहाड़ियाँ या फिर बागड़ क्षेत्र हमें पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, और यहाँ पर मेवल पहाड़ियाँ आता है। अगर मेवल पहाड़ी आए तो सिर्फ एक हमें याद रखना है डूंगरपुर। वैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों हो तो भी सही है, लेकिन अगर सिर्फ डूंगरपुर है तो आंसर हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? डूंगरपुर को। तो मेवल पहाड़ियाँ कहाँ पर है? डूंगरपुर में। फिर है बनास बेसिन। बनास बेसिन में हम सबसे पहले तो यहाँ से देखते हैं बनास बेसिन कहाँ से निकलती है? खमनोर हिल्स से बनास नदी निकलती है। जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, तब हम सबके उद्गम स्थल और कहाँ पर ये उद्गम स्थल और ये कहाँ पर अपना जल अंतिम रूप से छोड़ती है वो सब हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें देखना है कि खमनोर राजसमंद से निकलती है कौन सी नदी? बनास नदी, और आगे जाके रामेश्वर में चंबल में मिल जाती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। और राजस्थान में भी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? चंबल नदी। तो यहाँ पर चंबल नदी की भी सहायक नदियाँ दिख रही है हमें, कौन सी? कोठारी, मानसी, खारी, यहाँ से ऊपर से आ रही है चैनपुरा से कौन सी? मोरेल, इधर से है बेड़च, मेनाल, इस तरह से इसकी सारी सहायक नदियाँ। अब ये जो इसका जो आसपास का अपवाह क्षेत्र का अपवाह तंत्र का जो आसपास का क्षेत्र है उससे जो निर्मित मैदान बनता है या बेसिन बनता है उसी क्या कहा गया है? बनास बेसिन कहा गया है। अब यहाँ पर कुछ मैदान आते हैं, इसके भी कुछ छोटे छोटे टुकड़े में इसको बांट रखा है मैदान को, कुछ कुछ भाग आते हैं। जैसे कि पिडमांट का मैदान कहाँ पर है? तो पिडमांट का मैदान बनास नदी द्वारा ही निर्मित है। और कहाँ पर है? तो ये देवगढ़ राजसमंद में निर्मित है। फिर मेवाड़ का मैदान, तो मेवाड़ में मेवाड़ के जिले आ जाएंगे, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद। फिर उसके बाद में प्रसिद्ध मक्का के लिए कौन सी किस्म? क्योंकि इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो कृषि की जाती है वहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है या कौन से अनाज की कृषि की जाती है? तो मक्का की कृषि की जाती है। अब मक्का की प्रसिद्ध किस्म कई बार एग्जाम में आते हैं कि माही धवल और माही कंचन किसकी किस्म है? तो मक्का की किस्म है। फिर है खेराड़ और माल खेराड़ का पठार कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि खेराड़ और माल खेराड़ कहाँ पर होगा। तो खेराड़ या मालपुरा खेराड़ कहाँ पर है? जहाजपुरा एक तो है भीलवाड़ा में और एक है मालपुरा जो कि कहाँ पर है? टोंक में। इन दोनों के मध्य का जो भाग है पहाड़ी भाग उसे क्या कहा गया है? खेराड़। तो ये जहाजपुरा भीलवाड़ा से मालपुरा टोंक के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? खेराड़ क्षेत्र। और ये कौन से बेसिन में बना हुआ है? तो बनास बेसिन में बना हुआ है। अब है मैदानी प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या है। मैदानी प्रदेश में एक तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा, क्योंकि नदियां अपने साथ में मिट्टी लेकर आती है और वो कौन सी मिट्टी कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि काफी उपजाऊ होती है। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसीलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का भाग भी कहाँ पर है राजस्थान में? तो मैदानी क्षेत्र में। हम देखेंगे कि
जयपुर जिला और जयपुर के आसपास के जो जिले हैं उनमें जनघनत्व सर्वाधिक है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व का भाग भी सर्वाधिक कहाँ पर है? मैदानी प्रदेश में है। अब तक हमने देखा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश में मरुस्थल, अरावली और उसके बाद में मैदानी प्रदेश। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको रीटेक मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, और सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम है विस्तृति एजुकेशन। तो यहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल है आपको, तो वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो को फिलहाल स्टार्ट करते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ेंगे आज हम। इसमें फर्स्ट सबसे पहले हम उत्पत्ति देखते हैं, कौन से युग में हुई थी? तो क्रिटेशियस युग में हुई थी। प्लीस्टोसीन युग में किसकी उत्पत्ति होती है? तो वो मैदानी प्रदेश की होती है। कमेंट में जाकर बताइए कि मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली का उत्पत्ति युग कौन सा है। यहाँ पर हम पठारी प्रदेश के देख रहे हैं, तो पठारी प्रदेश का उत्पत्ति काल कौन सा है? क्रिटेशियस युग। अवशेष किस बात का है? म से मरुस्थल और म से मैदान किसका? तैतीस सागर का। लेकिन प से पर्वत और प से पठार किसका अवशेष माना जाएगा? गोंडवाना लैंड का। क्षेत्रफल के आधार पर हमने पूरा वो चार्ट देखा था, क्षेत्रफल जिसमें दिया हुआ था मरुस्थल, मैदान, पर्वत, पठार और यहाँ पर जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था। तो कितनी प्रतिशत क्षेत्रफल पर पठारी क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है हम पर्पल कलर में जो देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र कौन सा? राजस्थान का पठारी प्रदेश। तो पठारी प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? 6.29। सबसे कम क्षेत्रफल पर जो प्रदेश है वो कौन सा है? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 6.29%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 11% जनसंख्या। तो मरुस्थल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या? सर्वाधिक 40%। उसके बाद मैदानी प्रदेश में 39%। उसके बाद 11% दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, और 10% जनसंख्या निवास करती है कहां पर? 10% जनसंख्या निवास कहां पर करेगी? अरावली प्रदेश में। तो इस तरह से याद रखना है, ये पूरा कौन सा हो गया? जनसंख्या का। इसी तरह से हमें याद रखना है कौन सा? क्षेत्रफल वाला। इसमें कितने जिले आते हैं? मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में मात्र 4 जिले आते हैं, और 4 जिले ही कौन से? हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती में कितने कौन कौन से जिले हम सबको पता ही है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी, कुल कितने जिले? 4 जिले। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पठारी क्षेत्र में हमेशा पठार से जो गरम गरम लावा निकलता है, लावा ठंडा होने के बाद जो मिट्टी वहां पर पाई जाती है वो कौन सी होगी? काली मिट्टी होगी। तो काली मृदा, इसी को इंग्लिश में या इसका साइंटिफिक नेम कौन सा है? वर्टिसॉल्स मृदा या वर्टिसॉल्स। कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। कौन कौन से जिले आएंगे? 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो समुद्र तल से, सॉरी, यहाँ पर इसकी पठार की ऊंचाई है 80 से 120 सेंटीमीटर। यहाँ जो ऊंचाई जो मानी जाती है वो कितनी है? ये ऊंचाई है किसकी? समुद्र तल से। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। 500 से 900 के बीच जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है या पठार होता है उसे पठार क्षेत्र कहा जाता है। अब सामान्य ढाल कैसा है? तो सामान्य ढाल इसका दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, इस तरह से इसका ढाल है। कहां से? दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। किसका ढाल है? पूर्वी पठारी प्रदेश का। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण पूर्वी पठार पर भी कौन सी चोटी है? तो चांदखेड़ी चोटी। कहां पर है? झालावाड़ में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। यानी कि कई बार क्वेश्चन, अब अरावली की तो सबको ही पता है, गुरु शिखर है, इजी है, सबको याद है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चांदखेड़ी, जो कि कहां पर है? झालावाड़। और एक ही चोटी है तो आप याद रख सकते हैं 517 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब पठारी प्रदेश के भाग, यहाँ पर पठारी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है विंध्यन कगार भूमि। कौन सी भूमि? विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि। और दूसरी कौन सी भूमि है? विंध्यन कगार भूमि। और दूसरा है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये दूसरी भूमि हो गई। इस तरह से 2 भागों में बांटा हुआ है किसको? पठारी प्रदेश को। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे विंध्यन कगार भूमि के बारे में। तो विंध्यन कगार भूमि राजस्थान के पूर्वी जिलों से, जैसे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी जिलों में विस्तृत है। यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिलों को छोड़ के दूसरे जिले आ गए, और बूंदी एक हाड़ौती का और जिला आ गया, थोड़ी बहुत यहाँ पर भी है। दूसरे जिले कौन से? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में विस्तृत बड़े बड़े बालू का स्तूप, यानी कि बालुआ पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पर से निर्मित जो क्षेत्र है वो कौन सा है? विंध्यन कगार भूमि है। यहाँ पर मुख्य रूप से इसके जिले याद रखने हैं, कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यानी कि भरतपुर संभाग का भरतपुर जिले को छोड़कर बाकी के 3 जिले, और चौथा जिला हाड़ौती का आगे कौन सा? बूंदी। आप मैप में समझकर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे आसपास के जिले हैं। धौलपुर के पास लगती है सीमा करौली, करौली के पास सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से जस्ट नीचे कौन सा है? बूंदी। और प्रसिद्ध बालू का स्तूप, अब यहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं। कौन से? बालू का पत्थर पाए जाते हैं। अब कौन से पत्थर प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर लाल बालुआ पत्थर पाया जाता है, गुलाबी बलुआ पत्थर और स्लेटी
बलुआ पत्थर, ये सभी इमारत निर्माण के लिए जो मुख्य रूप से प्रमुख पत्थर होते हैं। फर्स्ट हम लाल बलुआ पत्थर, तो लाल पत्थर कहाँ पर, धौलपुर जिले में, यहाँ पर धौलपुर जिला याद रखना है हमें। गुलाबी पत्थर बलुआ पत्थर कहाँ पर, तो करौली जिले में। और स्लेटी बलुआ पत्थर कहाँ पर, बूंदी जिले से निकलता है। इस तरह से याद रखना है। खनन में जब हम पढ़ेंगे, खनिज वगैरह का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी आएंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें याद रखना है लाल बलुआ पत्थर कहाँ पर, धौलपुर का प्रसिद्ध है। गुलाबी बलुआ पत्थर कहाँ पर निकलता है, करौली। और स्लेटी बलुआ पत्थर कहाँ पर निकलता है, बूंदी में। अब आगे हम बात करते हैं दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन 4 जिलों में विस्तृत है कौन सा क्षेत्र हमारा, दक्कन का पठार। यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को 2 भागों में, विंध्यन कगार भूमि और ये, इस तरह से हम याद रखते हैं। यहाँ पर तो है विंध्यन कगार भूमि और ये क्षेत्र है दक्कन का पठार, और पूरा मिलकर कौन सा बन रहा है, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। यहाँ पर एक उच्च गंधार डाब क्षेत्र है जो कि कहाँ पर, किस जिले में फैला हुआ है, झालावाड़ जिले में फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्कन लावा पठार। जो दक्कन का पठार है वो लावा से, गरम गरम लावा निकला है और उसके ठंडा होने पर जो क्षेत्र बना, इस तरह से ये वॉल्केनो है, वॉल्केनो से लावा निकला, गरम गरम लावा, और इस तरह से ये परत जमती गई, परत दर परत जमते जमते ये जो क्षेत्र बनता है पूरा, ये क्या बन गया, पठार। इसलिए दक्कन का पठार जो है वो लावा का पठार भी कहलाता है। इसे क्या और क्या कहा जाता है, मालवा का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत, और भारत में जो मालवा का पठार है उसी का एक भाग है कौन सा पठार, ये यहाँ पर इंडिया या राजस्थान, और यहाँ पर एक है एमपी में मालवा का पठार, और मालवा के पठार का ही भाग है कौन सा, दक्कन का पठार। इसीलिए इसे मालवा का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं महान सीमा भ्रंश की। इसकी महान सीमा भ्रंश की, महान सीमा भ्रंश कहाँ पर है, अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला का जहाँ मिलन स्थल है वहां पर क्या है, महान सीमा भ्रंश। कहाँ पर, किस स्थल पर ये दोनों पर्वतमाला मिलती है। अरावली भी प्राचीन पर्वतमाला और विंध्यन पर्वतमाला भी प्राचीन है। तो ये कहाँ पर, किस जिले में, सवाई माधोपुर और बूंदी जिले में मिलती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बूंदी की पहाड़ियां कहाँ है, बूंदी में होगी। और इसका आकार कई बार पूछा जाता है, तो बूंदी की पहाड़ियों का आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार आकार है। विस्तार इसका बूंदी में। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बूंदी की सर्वोच्च चोटी पूछ लेते हैं कई बार, तो कौन सी है, सलूर। सलूर भी बूंदी में, और इसकी ऊंचाई है 353 मीटर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, अड़ावल का पठार कहाँ पर है। कई बार पूछा जाता है अड़ावल, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अड़ावल को ही अरावली कहा जाता होगा या फिर अड़ावल माउंट आबू में होगा। इस तरह से अर्बुदा देवी जैसे कि हमें याद है माउंट आबू में है, तो उस हिसाब से हम अड़ावल भी माउंट आबू कर देते। तो यहाँ या कंफ्यूज नहीं होना है, अड़ावल पठार कहाँ पर है, तो ये बूंदी में है। याद रखना है, ये अड़ावल पठार कहाँ पर है, बूंदी में है। फिर बात करते हैं बूंदी जिले के दर्रे। बूंदी जिले के भी कई बार दर्रे पूछ लिए जाते हैं। अरावली के दर्रे तो हम सबको पता है, लेकिन पठार क्षेत्र में बूंदी जिले में जो दर्रे पाए जाते हैं वो कौन से, लाखेरी दर्रा, सीमेंट उद्योग है यहाँ पर, जेतावास तथा रामगढ़ दर्रा है, ये दोनों ही कहाँ पर है, बूंदी जिले के दर्रे हैं। फिर बात करते हैं गांधार उच्च भूमि की, गांधार हाईलैंड्स की। इसका विस्तार कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में, और यहाँ पर ही एक दुर्ग पाया जाता है, कौन सा, घाघरोन का किला या घाघरोन का दुर्ग, झालावाड़ में। और ये कौन सा है, जल दुर्ग है, जल दुर्ग, यानी कि इस दुर्ग के आसपास या चारों ओर कौन सी नदियां हैं। फिर है कुंडला की पहाड़ियां कहाँ पर है, कोटा शहर के चारों ओर कुंड की आकार की पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां तो कहाँ पर है, बूंदी में, या बूंदी में जो पहाड़ियां हैं उनका आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार। यहाँ पर बात हो रही है कुंड के आकार की पहाड़ियां कौन सी है, तो ये कुंड के आकार की पहाड़ियां कहाँ पर है, कुंडला की पहाड़ियां, जो कि कहाँ है, कोटा में। इंद्रप्रस्थ नगर कहाँ, किसे कहा जाता है, कहाँ पर है, तो ये है कोटा में, और इसे इंद्रप्रस्थ नगर को ही क्या कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर। कई बार क्वेश्चन आता है राजस्थान का कानपुर किस जिले को कहा जाता है, कोटा को। फिर है राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। संतरा उत्पादन के कारण इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। भारत में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन नागपुर में और राजस्थान में सर्वाधिक झालावाड़ में होता है, इसलिए उसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो यहाँ तक था हमारा आज का वीडियो, पठारी क्षेत्र आज हमने देखा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित या फिर सीईटी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को भी देखते रहिएगा, जिससे कि आपको एक सब्जेक्ट राजस्थान ज्योग्राफी पक्के से समझ में आ जाए।